नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत होगी आज के आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी की। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और दिल्ली से वीरू मेरा साथ देंगे। पहले हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार कमजोर, निफ्टी 17,800 के नीचे फिसला। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ रिलायंस ने भी बनाया दबाव। निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट की कमजोरी। आज मिड कैप इंडेक्स की धुलाई हुई, 450 पॉइंट से ज्यादा टूटा। बाजार में सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव, 2.5% ज्यादा टूटा निफ्टी। पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 2.5% ज्यादा गिरावट। आईटी मेटल शेयर में भी कमजोरी कायम। और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान। ब्लॉक डील के बाद कोफोर्ड 6% टूटा। आज परसिस्टेंस, एम्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री जैसे स्टॉक्स भी 3 से 4% नीचे। अमेरिका में दरें जल्दी नीचे आने की आशंका से बना दबाव। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में आज गिरावट। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसपोर्ट, अदानी टोटल, अदानी पावर करीब 5% के लोअर सर्किट पे। अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट और विल्मर में भी बिकवाली कायम। मूडीज ने ग्रुप की 4 कंपनियों का आउटलुक घटाया। और खराब नतीजों के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 10% नीचे। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 68% गिरा। मार्जिन भी हुआ आधा। उधर इन्फो एज में भी दिखा लॉस। स्टॉक आज 11% नीचे। वहीं मार्जिन पर दबाव और स्लिपेजेस बढ़ने से सिटी यूनियन बैंक 15% टूटा। निफ्टी की 5 कंपनियां ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम और आयशा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइजेस के कल नतीजे। 6% घट सकता है ओएनजीसी का मुनाफा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। 5 दिनों तक चलने वाले इस शो में एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट सहित 800 से ज्यादा कंपनियां हैं शामिल। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के हवाई जलवे आपको स्क्रीन्स पर दिखाई देंगे एरो शो के चलते। लेकिन उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मेक इन इंडिया, इंडिजीनियस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काफ़ी जोर भी दिया है। चलिए मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे इंटरनल्स पर हम फिर पिटते हुए दिखाई दिए हैं। आफ्टरनून आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी आपकी करवाएंगे। मैं हूँ हर्षदा और मेरा साथ दे रहे हैं दिल्ली से वीरू। एक और लड़खड़ाते शुरुआत इस हफ्ते की। इनफैक्ट सुबह की ट्रेड में लगा था कि थोड़ा सा संभल जाएंगे, लेकिन वो एक ग्रीन टिक और उसके बाद पूरा दिन हमने नुकसान में ही बिताया है। जी गुड आफ्टरनून हर्षदा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आखिरी के 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए अच्छे रहें, एक स्विंग मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सुबह हर्षदा, इनफैक्ट सुबह क्या, आप लास्ट वीक को देखिए, ये बाजार बहुत स्ट्रांगली ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में था। 17,800 के पुट और 17,900 की कॉल, ये 2 जो ऑप्शन राइटर्स थे, और इनफैक्ट 18,000 की कॉल, ये निफ्टी को एक रेंज में मेंटेन करने में अगर आप देखें सक्षम थे। लेकिन आज निफ्टी देखिए हर्षदा, डाउन अभी निफ्टी बैंक भी है, बट निफ्टी बैंक का डाउन होना मुझे आई थिंक स्ट्रक्चर वाइज नहीं खल रहा है, क्योंकि ये अभी भी अपने ऑप्शंस के दायरे में रिट्रेस कर रहा है, झूल रहा है, ट्रेड कर रहा है। दिक्कत थी निफ्टी आईटी के लगभग उस 600 पॉइंट के डाउन स्विंग से, जो कि निफ्टी में जो अपसाइड पोटेंशियल्स थे वो खत्म कर रहा था। और दूसरी चीज़ जो कि आपने पहली सुर्खियां पड़ी थी, उसमें निफ्टी आईटी और रिलायंस, ये 2 ऐसे खेमे हैं जो निफ्टी को परेशान कर रहे हैं। आज अमूमन लास्ट 5 सेशंस में हम 810 और 779 780 के जोन से घूम जाते थे, लेकिन नहीं घूमे। आज सुबह की अप्रोच लेके आइए। मैंने क्या कहा था कि देखिए बाय ऑन डिप्स का बाजार ये तब तक है
जब तक बेस 1 आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप एक देखिए, बड़ा ट्रेड तो बाय ऑन डिप्स में भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग 70-80 पॉइंट हटता। तो अगर आप 886 और अब माफ कीजिएगा 789 प्लीज मॉर्निंग के लेवल्स लिखाइए बेस के, 789 756 तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये डिप वहीं तक सीमित नहीं रहा। और बात यही हुई थी कि उसके बाद दूसरा बेस जोन भी खुल जाएगा हर्षदा। अगर हम 789 की जो स्लिप हुए तो 756 आएगा, और 756 के नीचे 721 भी खुल जाएगा, और इवन 689 भी खुल जाएगा। आज का इंट्राडे लो अब तक 721 ही है। तो अगर आपने शॉर्ट किया था या फिर 721 से लॉन्ग किया था, तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, कई लोगों ने मुझसे ट्विटर पे पूछा कि आपने 721 पे बाय किया है। दैट्स गुड। अगर आपने बाय किया है, आप अभी प्रॉफिट में होंगे, या फिर आपने बेस 1 शॉर्ट होने पे, अगर बेस 1 वॉलेट होने पे शॉर्ट किया तो क्या किया? अब क्या करना चाहिए? स्क्रीन पे लाइए आप दो चीजें। रिलायंस स्टिल एट डे लो, निफ्टी आईटी स्टिल एट डे लो विद लॉसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 585 पॉइंट्स। कॉल राइटर्स के स्टेट्स क्या कहते हैं? लेके आइए 6 कॉल्स और पुट्स। यहां से क्या हो सकता है? अब देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे 25 अंक नीचे है। एक हम बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मंगलवार को इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी है। आप इस वक्त के कॉल्स के स्टेट्स देखिए, 17,800 पे, जो कि अब तक एक पुट राइटर का क्लस्टर था, वहां पे आज देखिए 17,800 पे किस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है। यानी जो कॉल राइटर पहले 18,000 पे था, वो 900 पे आया, और 900 के बाद आज निफ्टी आईटी के ब्रेकडाउन के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है 17,800 पे। सो टेक्निकली याद रखिएगा, अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो आप बुक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पुलबैक या फिर अपसाइड तो भी आएगा जब 17,810 पार होगा। जब तक 17,810 का वर्टिकल क्लस्टर जोन ना निकल जाए, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ तभी आएगी। तो ड्यूरिंग द आई थिंक नेक्स्ट फेज ऑफ दिस आई थिंक क्लोजिंग, अगर 17,810 निकलेगा, निफ्टी आईटी में कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। अदरवाइज याद रखिएगा, निफ्टी की ट्रेड की थीम वीक ही रहेगी। ये रहेगी निफ्टी पे अप्रोच। एनी शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रॉन्ग पुल बैक टुवर्ड्स हायर साइड ओनली इफ वी क्रॉस और वी बाइसेक्ट 17,810 ऑन द हायर साइड। अदरवाइज अभी भी वो 17,721 और इवन नीचे की तरफ 17,690 का जोन हर्षता खुला हुआ है, क्योंकि निफ्टी आईटी और रिलायंस ने वाकई स्ट्रक्चर को खराब किया है। रही बात बैंक निफ्टी की, मैं अभी भी यहां पे शॉर्ट नहीं हूं। मेरी सुबह की कमेंट्री बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी कि मैं दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में, चाहे बेस 1 मिले या फिर बेस 2, लेके आइए बेस 1 बेस 2, बेस 1 तक का डिप जो होगा वो एक बहुत ही थिन रिट्रेसमेंट होगा, 41,402 310, या फिर 215 या फिर 41,020 का बेस मिले तो मैं उसे बाय करूंगा। उसके पीछे लॉजिक था। लॉजिक ये था कि 41,000 पुट राइटर का जोन था, और 41,200 के आसपास आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। और आज भी, अभी भी निफ्टी बैंक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हर्षदा डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। सो निफ्टी के साथ एक डिसएडवांटेज है, वो है रिलायंस, उसके साथ एक डिसएडवांटेज है निफ्टी आईटी, बट फॉर द टाइमिंग वहां पे निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। सो निफ्टी बैंक का ट्रेड थीम अभी रहेगा बाय द डिप्स अराउंड बेस 1 बेस 2 और एग्जिट अराउंड RS1, यानी जो आज सुबह का हाई है, जो 20 डे का क्लस्टर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 41,650 600 के जोन में अगर आए तो एग्जिट कीजिए हर्षदा। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स के लेवल्स दोनों निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली आप देखिएगा आज काफ़ी ऐसे काउंटर्स हैं जो मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। कुछ का जिक्र वीरू कर रहे थे, कुछ आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। वो स्टॉक जिन्होंने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया है या फिर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड नेगेटिव या पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट की हालत आज फिर से बिगड़ी हुई है। तो अच्छा, तेजी वाले ट्रेड्स आ गए, कोई नहीं, थोड़ा सा सेंटिमेंट को होपफुली सपोर्ट करने की को सुधारने की कोशिश करते हैं। होपफुली सपोर्ट लेकर मार्केट अपनी चाल को बेहतर कर पाए। टाइटन में आज हमने देखा है करीब 2% का इजाफा, एलएनटी में करीब 2% तक के गेंस देखने को मिले हैं। ग्लेनमार्क फार्मा नतीजा है और उसके बाद 5.5% ऊपर ये स्टॉक, और नैल्को अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं है, 2.5% ऊपर वो काउंटर भी। ये तेजी वाले काउंटर्स और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल इन स्टॉक्स में तेजी बनी है, लेकिन यहाँ पर हो रही है कमर तोड़ बिकवाली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हेवी इन्वेंट्री पर बैठी है कंपनी, Q4 में इन्वेंट्री प्रेशर्स जारी रहेंगे, स्टॉक आज 10% नीचे।
इन्फो एज एक तो 276 करोड़ का इम्पेयरमेंट किया एक इन्वेस्टमेंट पर, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसी तरह के क्या कुछ लॉसेस कुछ और इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। और यहाँ पर जो हायरिंग वाला बिजनेस है, नौकरी वाला बिजनेस है, वहां से आउटलुक बिगड़ा हुआ है, तो स्टॉक 10% नीचे। सिटी यूनियन बैंक मार्जिन पर दबाव, स्लिपेजेस बढ़ते हुए, और ये इकलौता बैंक है जहां पर इस तरह की स्थिति दरअसल देखने को मिली है। इस क्वार्टर में 16% टूटा काउंटर। अदानी ग्रुप में आज फिर बिकवाली का दबाव, एंटरप्राइजेस करीब 7% नीचे है। कल याद रखिएगा अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स भी आएंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मार्केट को लार्जली नीचे ड्रैग कर रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करें इस फिलहाल क्लोजिंग को? हमारे साथ हमारे जानकार तैयार हैं, प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत, मानस जायसवाल, शरद अवस्थी। आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आगे हम विकास सालुंखे को भी जोड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। काबा साहब, आफ्टरनून, बताइए ट्रेड क्या रहेगा? मुझे रहेगा लॉन्ग साइड, और वो रहेगा LNT। यहाँ पर आपको नजर आता है 2204 पर ट्रेड कर रहा है, बस 2195 का एक स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि 2230 भी देखने को मिल सकते हैं। पहला रहेगा 2220, 2230 देखने को मिल सकते हैं। LNT में बहुत बढ़िया बेस बना है, एक हायर बॉटम बना है और वहां से एक ब्रेकआउट दिया है। LNT 2220 के टारगेट के लिए एक मौका गावा साहब दे रहे हैं, तेजी करके चले LNT में। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा आईटीसी में। आईटीसी एक तो डिफेंसिव काउंटर भी है और अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ आज दिख रहा है, इट इज़ होल्डिंग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 360 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, टारगेट्स टुवर्ड 385 होना चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ऑप्शंस के थ्रू रहेगा। आप इसको 375 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रफली 3 रुपये के अराउंड चल रहा है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 1 रुपये 70 पैसा का, और टारगेट्स यहाँ पे मैं 7 से 8 रुपये तक का दिख रही हूँ। Okay, 7 to 8. I mean, that's a good news for IT, Nifty at least. अगर आप ITC में मैम शिल्पा जी एक अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर रही हैं तो ITC लेके आइए 373 पे। क्या कर रहा है आज सुबह से इसने ट्रेडर्स को टोज पे रखा हुआ है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग 25 जनवरी को चलना शुरू हुआ था, 340 से लेके लगभग 388 तक का स्विंग दिया था। और ये जो गिरा है ना 373 तक, याद रखिएगा गिरा नहीं है, ये जस्ट एक रेस्ट ले रहा है। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी ये आईटीसी के 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दीजिएगा। पिछले 2 सेशन की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री याद रखिएगा 10 डे में है, जिसको छुआ नहीं है इसने अब तक। दैट्स गुड। एक अच्छा ट्रेड अगर आप देखें, आपने आइडेंटिफाई किया। इसको कैरी करना है नहीं करना है, मैं क्लोजिंग के आसपास शिल्पा जी से पूछूंगा। राजेश सतपुते जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए, जो नजर है वो है HDFC लिमिटेड पे। जिस तरह से HDFC लिमिटेड अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे 10, 20, 50 डे में का एक मूविंग एवरेजेस का एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट बनता है, और वो रेंज जो है वो करीबन 2680 से लेके 2700 के आसपास है। 2700 पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो 2706 पे यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल राइटर को चैलेंज होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज रैली में इनफैक्ट पिछले कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसी रेंज के आसपास ये अटक गया है। तो ये 2700 के ऊपर जाता है, वैसे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो मैं आई वुड लाइक टू बेट ऑन HDFC ओनली। So HDFC Limited is a buy about 2700. My stop loss will be at 2675 and I'm expecting a target up to 2760. थोड़ा सा बड़ा टारगेट है मेरा, तो मुझे लगता है HDFC Limited ये एक अच्छा पिक होगा। ओके, अच्छा ये आपकी स्क्रीन पे जरा डायरेक्टर साहब HDFC स्पॉट के लेवल लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा एक बार। एक चीज़ याद रखिएगा, HDFC स्पॉट लेके आइएगा स्क्रीन पे, दैट्स फ्यूचर्स 2706 पे। एक सेकेंड, और ये देखिए 2705 स्पॉट में ये 6 फरवरी और साथ ही साथ 8 फरवरी का जो हाई है वो 2708 से लेकर 2710 के बीच में। तो राजेश जी के ट्रेड पे बस 2 लेवल्स ध्यान रखिएगा, ये 2 हाई शेडोज के हाई हैं, मतलब कैंडल्स के हाई हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल मानस इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है और वो गोदरेज सीपी पे सेल का रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 950 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फाइनली गोदरेज सीपी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 20 रुपए का डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिलेगा। 900 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है, 931 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और ऑप्शन भी ले सकते हैं। 920 वाला पुट ऑप्शन, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन में ट्रेड करना चाहे तो 920 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए 25 पैसे का ट्रेड हो रहा है, 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 22 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर में एक सेल का कॉल आ रहा है। आप 920 का पुट लेकर चलें।
22 के टारगेट के लिए। शरद, आफ्टरनून बताइए, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट पर? कोई खास ट्रेड? आफ्टरनून जनरली मुझे लगता है हम लोग बाय ऑन द डिप्स की स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, और स्टॉक के हिसाब से हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प इस करेक्शन के बाद एक काफी डिसेंटली प्लेस्ड लेवल्स पे है, और कंपनी जिस तरीके से प्रीमियमाइजेशन वगैरह पे फोकस कर रही है आने वाले समय में उसका फायदा मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक लॉन्च का भी फायदा मिलना चाहिए। इन एडिशन टू दैट जो कुछ नए लॉन्चेस हैं वहाँ फायदा मिल रहा है, रॉ मटेरियल प्रेशर कम हो रहा है, एक्सपोर्ट से एक एडिशनल एंगल हो सकता है जो आने वाले समय में काफी फायदा पहुंचाए कंपनी को। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल 2 साल आपको 12-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ और 18 से 20% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी में आसानी से आनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी अगर 15-16 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है तो हमें लगता है 2900-3000 तक के लक्ष्य आने चाहिए, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट और रूरल पिकअप और जो प्रीमियमाइजेशन का इफेक्ट है वो नंबर्स में दिखता है, पॉसिबल है कि ये टारगेट 400-500 रुपए और अपवर्ड रिवाइज हो जाए, बट टू स्टार्ट विद हमें लगता है 2900-3000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प पे काफी डिसेंट बैठे वैल्यूएशन। ओके, तो हीरो में एक शायद अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मौका है, खरीदारी करके ले जाएं। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड। हाउएवर ये स्टॉक साइडवेज रहा है और एक अंडर परफॉर्मर रहा है। आपको याद होगा नंबर्स के पहले कुछ नहीं किया, नंबर्स के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं डिलीवर किया, करीब 1% नीचे, लेकिन इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है, आगे रिटर्न्स बेहतर होने के आसार यहाँ पर शरद को भरोसा है। अच्छा, बाय द वे अदानी पोर्ट पे हल्की सी रिकवरी आ रही है, अभी भी स्टॉक आपको 6% नीचे दिखेगा, लेकिन डे लो से करीब 0.5% की रिकवरी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, तो उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि इतने वाइल्ड स्विंग्स आ जाते हैं स्टॉक में, देखते ही देखते यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ जाएगा, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट। अच्छा, वायदे के कुछ ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और ये तेज़ी वाला एक ट्रेड है ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर नंबर्स हमने देखा डिसेंट रहे थे, आज सुबह में हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। शिल्पा, इस स्टॉक पर आपका क्या रुझान रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला है आज की इस मूव के पीछे? सॉरी हर्षिता जी, स्टॉक वापस से ग्लेनमार्क फार्मा की मैं बात कर रही हूँ, जो आज F&O का टॉप ट्रेडेड काउंटर है। यस, ग्लेनमार्क फार्मा अगर आप देखेंगे अभी 420 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट सस्टेन्स तो आपको टारगेट्स 445 इजीली देखने को मिलेंगे, बट द कंडीशन इज दैट 420 के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन ये आपको 405 406 में बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। ग्लेनमार्क फार्मा आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 421 आज चला, और अगर आप देखें ठोक बजा के चला, अगर आप देखें नंबर्स के बाद सुबह हर्षता ने एग्जैक्टली अगर आप देखें आपको नंबर्स बताए थे मीन स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और उसके बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को इसने पार किया। याद रखिएगा 23 जनवरी के बाद आज ये फर्स्ट टाइम 200 डे के ऊपर आया, और शायद अगर अब यहाँ से ज़्यादा ना चले तो इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, क्योंकि ये आज की अपनी जो ड्यूटी थी पोस्ट अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग नंबर्स वो एक तरीके से पूरी कर ही चुका है। मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक अपीयर हो रहा है और वो है एशियन पेंट्स। लेके आइए जरा एक बार स्क्रीन पे एशियन पेंट्स। क्या ये एक ट्रेड सेटअप अच्छा बना के दे रहा है, कह सकते हैं? क्यों क्या कर रहा है ये? देखिए जिसे कहते हैं ना क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, मतलब एक बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन चलता है और उसके बाद एग्जैक्टली अपने फॉलोइंग 20 डे से रिवर्स हो जाता है। और एशियन पेंट्स में 2 कारण हैं, याद रखिएगा। एक तो 20 डे से रिवर्सल, दूसरा याद रखिएगा शुक्रवार को जब हम क्लोजिंग कर रहे थे तो जो रशिया ने अपने अगर आप देखें ऑयल एक्सपोर्ट्स पे एक कमी की जो घोषणा की थी, उसके बाद जो क्रूड में एक शार्प रिएक्शन आया, वो 2 चीज़ें अगर आप देखें एशियन पेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। मानस अभी तो मेरे स्क्रीन पे मैं स्पॉट को जज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, बट एशियन पेंट्स पर लेटर और सूनर आपकी राय क्या रहेगी? अगर ये 3 दिन की चैनल टूटती है नीचे की तरफ तो कहाँ तक का स्विंग देगा? कोई पुट ऑप्शन जिस पर आपकी नजर हो? वीरेंद्र जी, आप एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल 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 मानस। तो देखिए यहाँ पर एशियन पेंट्स लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले 3 दिनों से हम ये देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। अगर ये 2750 के नीचे जाएगा तब तो आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन दिखता है। ऊपर की तरफ 28-25 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो खरीदारी करेंगे, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करना बेहतर है।
अभी के लिए इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। अभी मेरे ख्याल से आप 10 डे में टूटा नहीं है, इसलिए अगर आप देखें आप शायद थोड़े से यहाँ पर बच रहे हैं ट्रेड देने से। मीनवेल एशियन पेंट्स एट डे लो, बर्जर पेंट्स एट डे लो, दोनों के दोनों जो स्टॉक्स हैं वो डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी आईटी का एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जब हमने की थी उस वक्त लेवल था करीब 32,260 का, और वहाँ से अगर आप देखें करीब 50, 60, 70 पॉइंट का एक पुल बैक आया। मेरे स्क्रीन पे एक छोटा सा पुल बैक लोअर लेवल से HCL टेक्नोलॉजीज ने लिया था। खैर अब आईटी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक से बातचीत करते हैं। एक बार आप लेके आइए टाइटन करीब 2516 पे। आज हमारे पूरे पैनल का ये एक कन्विक्शन, जिसे कहते हैं ना आम सहमति से एक लॉन्ग कॉल था ये। राजेश जी, सुबह तो आपको ये नहीं मिल पाया था, दूसरा विकल्प भी मैंने आपको दिया था, लेकिन 2517 की ये क्लोजिंग क्या सजेस्ट कर रही है, मतलब इस रेंज में इसका फ्लोट करना क्या सजेस्ट कर रहा है, और आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी जी वीरेंद्र जी, देखिए सुबह मुझे याद है टाइटन की बात हुई थी, मानस जी ने दिया था, तो मैंने फिर लार्सन एंड टुब्रो दिया था। तो दोनों अच्छे कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लोगों का फायदा उसी में हमारा फायदा है। तो देखिए टाइटन अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है। 2500 पे जो कॉल राइटर है वो यहाँ पे निगेट हो गया, यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है, अगर आप पोजिशनली थोड़ा वक्त दे तो मुझे लगता है ये 2600 2650 तक की लेवल बड़ा टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड कर रहा है। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 2500 के ऊपर आपका बाय बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का, और इन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका पहला टारगेट आएगा 2550 2570। 2550 और 2570 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल टाइटन जिसमें अच्छी खासी चमक आज उभर कर आई है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने कंप्लीटली अंडर परफॉर्म किया, एक बार सिटी यूनियन बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। 16% नीचे ये काउंटर, और शायद आपने आई एम श्योर नंबर्स बारीकी से देख लिए हैं। मेरे ख्याल में इस क्वार्टर में ये इकलौता बैंक है जिसमें स्लिपेजेस की दिक्कत रही है और मार्जिन्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। अब यहाँ से रिकवरी के लिए कंपनी को क्या अलग करना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट श्योर वो आगे स्लिपेज वाली कोई खास अकाउंट्स है या नहीं। हम कोशिश कर रहे थे मैनेजमेंट से बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा दोपहर में थोड़े से बिजी हैं किसी कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? आज बहुत ही गहरा क्रैक लगा है। देखिए प्राइमरीली इनका एमएसएमई बुक काफी स्ट्रांग है, और एमएसएमईज में कोविड के टाइम में बहुत सारी कवरिंग टाइप ऑफ लोन भी दिए गए थे, जहां ऑलरेडी उनको प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो उस टाइम में जो लोन्स वगैरह दिए गए उसके हिसाब से रीबैलेंसिंग करने की अब जरूरत पड़ रही है। बट सिटी यूनियन बैंक का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड काफी डिसेंट रहा है, और जीएनपीएस में ग्रॉस लेवल पे थोड़ी कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये वन टाइम ऑफ है और वन ऑफ आइटम है, और ज्यादा इससे बहुत ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से भी अब काफी कंफर्टेबल है, 88-90 रुपए की बुक वैल्यू है। मेरे हिसाब से अगले साल में करीब 12-15 रुपए ऐड होने चाहिए, और आइडियली जैसा बैंक का परफॉर्मेंस है मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिलना चाहिए। और अगर कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो डेट टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है तो 150-60, और ऑप्टिमिज्म थोड़ा ज्यादा आता है तो मुझे लगता है 200 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से, तो 150 से 200 तो 175 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है सिटी यूनियन बैंक इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। थोड़ी नर्वसनेस आज ज्यादा है, बट मैं उसमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करूँगा। नर्वसनेस बहुत ज़्यादा एक्चुअली। 16% तक का कट, और इनफैक्ट मैं एक चीज़ देख रही थी, जो कंपनी ने पहले गाइड किया था ना स्लिपेजेस के लिहाज से, उनका मानना था कि स्लिपेजेस का दायरा करीब 2 से 2.5% के बीच रहेगा, लेकिन उसी दायरे को दरअसल उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है। अब जो बॉटम फिगर, जो टॉप फिगर है वो बॉटम फिगर बन गया, यानी कि 2.5 बेस रहेगा टू 2.8। तो ये फिलहाल कंपनी कह रही है स्लिपेज रेशियो जो है वो 2.5 से 2.8% पर रहेगा FY23 के लिए, वर्सेस जो पहले इन्होंने 2 से 2.25 कहा था, तो उसका भी नॉक है। शिल्पा, गहरी मार तो पड़ी है, काफ़ी शॉट्स हैं। अगर सुबह में किसी ने शॉट किया है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्या आप उसे आगे कैरी करने के फेवर में है, या फिर आज के आज जो प्रॉफिट है वो बुक करना ज़्यादा बेहतर?
जी हर्षिता जी, डेफिनेटली यहाँ पे बुक कर देना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 130 पुट में अच्छा अभी थोड़ा बिल्टअप है, तो शायद ये सपोर्ट बन जाए और यहाँ से एक टर्न अराउंड हो जाए। वैसे भी 16% से ऊपर स्टॉक ऑलरेडी गिर गया है, तो एक बाउंस बैक आएगा। तो जो प्रॉफिट है उसको तो वन शुड टेक होम एंड यहाँ पे जस्ट आराम से बुक एंड एंजॉय द राइड दैट यू हैव टेकन इफ यू हैव शॉर्टेड। ओके, सिटी यूनियन बैंक आपके स्क्रीन पे, आज का एक्सीडेंट अर्निंग्स के बाद और 133.90। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए आपके स्क्रीन पे, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस कार्यक्रम में भी और इस कार्यक्रम में जो आने वाले मेहमान हैं उनकी ये टॉप कॉल्स में शामिल रहा है। मुझे याद अच्छी तरीके से बहुत सारे मेहमानों ने एक बार रिकमेंड किया था, मयूरेश जी ने, और अब आपकी स्क्रीन पे ये करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है। मैं इस पे आता हूँ, बात करता हूँ शरद जी से। देखिए, एक तो होता है कैपिटल गुड्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये बनाती है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनियाँ, और सबसे स्ट्रॉन्ग मूव पिछले अगर आप एक डेकेड में देखें तो उसी का रहा है। और अगर मैं स्पेशली इसको मार्च 2020 से कंपेयर करूं तो 50 रुपये का ये स्टॉक आज ₹450 का, ₹450 का। पहले विकास से बात करते हैं। विकास सालुके जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? और एक और चीज़, अगर आप एक्शन कंस्ट्रक्शन को इस वक्त रीड कर पा रहे हो, इसका ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो आपको याद होगा 1 दिसंबर को इसका हाई था ₹350 का, 262 का लो लगाया 26 दिसंबर को। इस टिपिकल राउंडिंग बॉटम का जो प्रोजेक्शन है हायर लेवल्स पे, वो क्या बनता है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मुझे लगता है कि एक्शन कंस्ट्रक्शन हमारा भी एक फेवरेट काउंटर रह चुका है। हमने भी 200 से इसको ट्रैक करते हुए आते हुए देखने मिला। बीच में 350 के बाद जो इसके बाद इसने ऊपर का जो ब्रेकआउट देखने मिल रहा है वो 410 के आसपास के ऊपर के एक्सटेंशन जो प्राइस देखने मिल रही है 410 के आसपास देखने मिल सकती है। नीचे में हमने देखा है कि यहाँ पे 340 एक अभी बेस बना चुका है। हमने देखा है कि लास्ट वीक में भी उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट देखने मिला 350 का, उसके बाद वापस एक ऊपर की तरफ निकलते हुए देखने मिल रहा है। तो 410 का ऊपर की रेंज जो यहाँ पे देखने मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा है कि फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइडली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था, पर वापस 360 से वापस ये बाउंस होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 410 के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। और आज का मुझे लगता है कि पूना वाला मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस हिसाब से उसमें आज पूरे दिन में एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है और वापस 303 के ऊपर यहाँ पे निकलने की ट्राई कर रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 314 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है, 297 का स्टॉप लॉस। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी पूनावाला फाइनेंस में, और स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर है। काफ़ी समय से इस पर भर की पोजीशंस लोगों ने पहले भी दी हैं और ट्रैजेक्टरी भी मजबूत इस घंटे गिरते बाजार में अब 1% ऊपर आता हुआ। लेकिन क्योंकि हम पहले नंबर्स की बात कर रहे थे, कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वार्टर दरअसल कंपनी ने दिखाया। और कमेंट्स ही नहीं, आप देखिएगा बाकी सभी कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ये साबित रहा है। कमेंट्स का स्टॉक पिछले 3 महीनों में 18 से 20% तक के रिटर्न्स देकर गया। रेवेन्यू में 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है थर्ड क्वार्टर में। एबिटा में 52% का इजाफा, और ध्यान दे तो मुनाफे में भी 49% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। यही नहीं, मार्जिन्स लगभग 350 बेसिस पॉइंट इंप्रूव कर पाई है कंपनी। एक्सपेक्टेशन था कि इस बारी मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, लेकिन वहीं पर आई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी। और उसी के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था इस नतीजे में। हमारे साथ कंपनी के CFO अजय पाटिल जुड़ गए। मिस्टर पाटिल, गुड आफ्टरनून। 18.9% मार्जिन, जहां पर पूरा बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा, दे विल स्टे फ्लैट एट 15.6%। इस बड़े जंप के पीछे पहले बताइए कारण क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, ये 19% के करीब के मार्जिन्स क्या सस्टेनेबल है? First of all, good afternoon to you and rest of the viewers also. आपने जो कहा सही है, Q3 के जो नंबर आए हैं वो नंबर काफ़ी स्ट्रांग आए। वॉल्यूम का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट एब्सॉर्प्शन है, एक लिवरेज जो मिला है वो काफ़ी हद तक मार्जिन में पूरा ट्रांसलेट कर पाए हम लोग। तो
आपने पूछा कि 350 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। हाँ, वो जरूर हुआ है। उसमें दो चीज हुई है। एक तो थोड़ा रेवेन्यू मिक्स जो होता है, द टाइप ऑफ रेवेन्यू दैट वी गेट, उसमें एक पॉजिटिव क्वार्टर रहा है। और दूसरी बात ये रही कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आने की वजह से एक वॉल्यूम का लिवरेज भी बहुत अच्छी से मिला है, जो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन एक्सपांड हो चुकी है। आपने कहा सस्टेनेबिलिटी, कोशिश तो यही रहती है कि जो मार्जिन हम लोग डिलीवर करते हैं उसको होल्ड करें या उसको सस्टेन करें। कहना मुश्किल होता है। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ द वॉल्यूम प्लेज आउट इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर। So how are volumes likely to look going forward, Mr. Patil? क्योंकि उससे समझ में आएगा कि इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यूज, क्योंकि मैं देख रही हूँ दे आर अप बाय 23%, डोमेस्टिक मार्केट में हैज परहैप्स परफॉर्म्ड अ लिटिल बेटर। द एक्सपोर्ट मार्केट, हाउ इज इट लुकिंग? आई थिंक 3 क्वार्टर में आपने देखे होंगे कि एक्सपोर्ट्स के नंबर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे आते रहे हैं। हम अभी भी देखते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड बरकरार है। जरूर है कि कुछ जो डेवलप्ड मार्केट्स है, जैसे यूरोप हो गया या पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहां पे थोड़ी सी डिमांड में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम लोग ऑर्डर बोर्ड को देखते हैं, जिस तरह से एक एंड मार्केट जो कहते हैं जहां से कंजम्पशन आता है, उसको देखते हुए ऐसा अभी भी लगता है कि एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो थोड़ी सी मेंटेन रहने की उम्मीद है। लेकिन कहना मुश्किल है, ये देखते हुए कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या जो डेवलप मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से जो कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से ऑर्डर इनटेक पे इम्पैक्ट करता है। दैट विल डिटरमाइन कि आगे जाके एक्सपोर्ट्स के नंबर्स कैसे निकलेंगे। पाटिल सर, एग्जैक्टली जब आप इन्फ्लेशन का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जहन में यूरोपियन मार्केट्स आते हैं। मैं एक्सपोर्ट, जैसे हर्षता ने अभी एक्सपोर्ट्स पे आप देखें आधारित प्रश्न पूछा था, मैं जानना चाहूँगा एक्सपोर्ट्स में भी जो हाई हॉर्स पावर है और लो हॉर्स पावर, थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताइए कहाँ डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप थोड़ा सा ये आउटलुक भी शेयर कर पाएँ कि एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप या फिर लैटिन अमेरिका, वहाँ पे डिमांड कैसी है, या फिर डिलीवर इन तीनों में से क्या ज़्यादा अच्छा करेगा एक्सपोर्ट्स में? देखिए, आपने जो जिक्र किया वो 2 अलग अलग एंड मार्केट्स होते हैं। जैसे आपने हाई हॉर्स पावर की बात की, तो जिस तरह से हमने देखा है कि 9 महीने ये साल के जो हुए हैं उसमें जिस तरह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड मेंटेन रही है, सीक्वेंशियली भी एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू ज़्यादा रहा है, उसकी 2-3 वजह है। एक तो ये है कि जो एंड मार्केट्स है जहाँ से डिमांड आ रही है, उसकी जो एक कॉमन पॉइंट जो है उसमें ये आता है कि डेटा सेंटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, रेंटल्स हुए हैं। ये एंड मार्केट्स की वजह से डिमांड काफ़ी अच्छे से मेंटेन रही है ये 9 महीने में। आने वाले दिनों में उम्मीद ये रहेगी कि ये सस्टेन हो। एक्सपोर्ट्स में हमारे लिए एक अच्छी बात ये होती है कि हमारे एक्सपोर्ट दुनिया में सब जगह जाते हैं। तो एक आधा रीजन अगर मानो वहाँ पे डिमांड थोड़ी कम भी हुई, सो ये देखने में आया है कि कोई ना कोई बाकी रीजन से डिमांड बैलेंस हो जाती है। बट इसका मतलब ये है कि इन अ सस्टेनेबल मैनर वेदर दिस डिमांड विल कंटिन्यू, वो कहना मुश्किल है। लो हॉर्स पावर या मीडियम हॉर्स पावर में जो हमने देखा है वो थोड़ा सा अलग सा मार्केट होता है। और वहां पे भी हमने जो देखा है कि आपने यूरोप का जिक्र किया था, तो उसकी बात करते हैं कि यूरोप में भी जो एक इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन जो एक्सपेक्ट है वो उम्मीद से उतना नहीं आ रहा है। तो डिमांड अभी भी मेंटेन है कुछ एंड मार्केट्स की वजह से। तो ताकि हमने देखा है कि लो हॉर्स पावर, मीडियम और हाई हॉर्स पावर में यूरोप और जो बाकी मार्केट्स है जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया है, वहाँ डिमांड काफी हद तक मेंटेन रही है गए 9 महीने में। ओके, चलिए, अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में भी अगर आप देखें यूरोप से डिमांड में कोई बहुत बड़ा हिट नहीं है या फिर जिस प्रकार का भय था वो नहीं है, तो ये शायद एक्सपोर्ट फ्रंट पे एक अच्छी बात है। अच्छा सर, कमोडिटी प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप था। अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स की थीम को देखें तो वो यही रही। मार्जिन्स पर प्रश्न हर्षता पूछ चुके हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा एग्जैक्टली अब यहाँ से निकट भविष्य में अगले 3 से 4 महीने के दौरान प्राइस हाइक लेने की जरूरत पड़ेगी आपको क्या, या फिर लिए हैं हाल फिलहाल में आपने? देखिए, आपने और हर्षिता ने मुझे 2 और 3 सवाल पूछे, मैं उसको एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये थी कि मार्जिन के बारे में मुझे पहले पूछा गया था। तो डेफिनेटली क्या हुआ है कि जैसे कमोडिटी कॉस्ट जिस तरह से बढ़ी थी गए 12, 18, 24 महीने में, उसके चलते जो भी प्राइसिंग एक्शंस हमने लिए थे, सो वो प्राइसिंग एक्शन का जो इम्पैक्ट है, जिसको एक लैग इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट पहले प्राइसिंग के एक्शंस बाद में आते हैं, तो जो लैग इफेक्ट है वो अभी इम्पैक्ट हो रहा है कि जैसे कमोडिटी कॉस्ट कम होना शुरू हुई है, प्राइसिंग का इफेक्ट आ रहा है। ये एक बात हुई है। दूसरा,
कि आने वाले दिनों में अगर कमोडिटी प्राइसेस मेंटेन रहती है या थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो वो मार्जिन के लिए बेहतर होगा। तीसरी बात आपने पूछी कि आने वाले दिनों में प्राइसिंग में हम कुछ एक्शंस लेंगे क्या। प्राइसिंग हमारी तरफ से हम जिस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा टैक्टिकल एक्शंस भी प्राइसिंग में काफी हद तक होती है। सो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग और एक थोड़ा टैक्टिकल भी करते हैं। सो टैक्टिकल एक्शंस तो चलते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन प्राइसिंग फ्रंट। सो इन समरी ऑल आई विल से इज दैट सर्टनली कमोडिटी कॉस्ट कम होने की वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट का फायदा जरूर हो रहा है, प्राइसिंग का लैग इफेक्ट भी आ रहा है और आने वाले दिनों में प्राइसिंग के एक्शंस जहां तक मुझे नजर आता है काफी हद तक टैक्टिकल रहेंगी, खास करके आने वाले 3 से 4 महीने में। पाटिल साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी नंबर्स में, जहां पर ऑफ कोर्स ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, लेकिन एक चीज जो हमने नोटिस की, एक्सपेंसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। अब ये एक्सपेंस कॉस्ट किस वजह से बढ़ा है? क्या ये सिर्फ एक एबरेशन है इस क्वार्टर के लिए, या फिर यहाँ से लाइकली है कि एक्सपेंसेस भी आगे बढ़ती दिखाई देंगी जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस और स्केल हो रहे हैं? आपका कहना है कि एक्सपेंसेस आइदर फ्लैट रहे हैं या कम हुए हैं, दैट इज व्हाट यू मीन, राइट? हाँ, तो ऐसा था कि ये क्वार्टर में थोड़ा सा एक वन टाइम कुछ गेन्स जरूर हुए हैं कॉस्ट के चलते, जिसकी वजह से कॉस्ट आने वाले पिछले क्वार्टर से की तुलना में थोड़ी सी कम है या फ्लैट है। ये सस्टेनेबल नहीं है उस हद तक, लेकिन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखे होंगे गए 3 क्वार्टर के नंबर्स, तो आपने देखा होगा कि हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट पे काफी अच्छी फोकस रही है और कॉस्ट कंट्रोल काफी हद तक हम कर पाए हैं और आने वाले क्वार्टर्स में भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। कमिंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दरअसल परफॉर्मेंस इस बारी, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप रन अप टू नंबर्स देखें, स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी वैसे भी आ चुकी थी। अब 1600 के लेवल्स पर आपका क्या ट्रेड बनेगा? मानस, आपकी क्या राय है? और इस पर हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दरअसल इसने अपने पियर्स को देखकर दिखाया है। नहीं लगता मानस से संपर्क नहीं, टूट गया। गाबा साहब, आप कमेंट्स पर व्यू देंगे? जी हाँ, कमेंट्स पर अपमूव तो ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है, बस इतना ही है। तो अगर साइडवेज मूव मिलता है तो अब भी ठीक है। अपमूव ऑन है कमेंट्स पर, ट्रेड करा है 1595, 1650 पॉसिबल है ऑन द अपसाइड। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, 1575 का स्टॉप लगाना जरूरी है। कमेंट्स स्ट्रेच्ड है लेकिन अपसाइड ऑन है। अपसाइड ऑन है, लेकिन हाँ काफी भाग चुका है। देखिए, आप पिछले 12 महीनों का हाल देख रहे हैं, 67% तक के रिटर्न्स इसने दिखा चुके हैं। पिछले एक महीने में अकेले 9% तक का इजाफा इसमें बनता दिखाई दिया है। तो यह है फिलहाल आपके लिए इस स्टॉक पर व्यू। आपने कंपनी से फंडामेंटली सुना भी कि आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अच्छा, सन फार्मा एडवांस रिसर्च के नतीजे कुछ ही देर पहले घाटे से मुनाफे में आई है, तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस बीच गोदरेज के नतीजे आ चुके हैं, मुनाफा लगभग डबल हुआ है। 144 करोड़ से कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा बढ़कर 315 करोड़ पर आया। तो डबल होता हुआ वो मुनाफा 3.5% ऊपर वो स्टॉक है। अनडाउटेडली इस नंबर को देखकर स्पाइक आएगा ही। 4-4.5% तक की गेन्स पर फिलहाल ये आंकड़ा हुआ है। कुछ और हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे कि रेवेन्यू बेसिस और ऑफ कोर्स कंपनी क्या डिलीवर कर रही है मार्जिन्स के आधार पर। तो आय की तुलना अगर आप करें तो 3,515 करोड़ से आय बढ़कर 3,843 करोड़ पर आ गई है। तो आय के आंकड़े में भी आप देख रहे हैं करीब 350 पॉइंट तक का या 330 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। तो कंसोलिडेटेड मुनाफा और कंसोलिडेटेड आय दोनों ही काफ़ी तगड़ी हैं। 4% ऊपर वो स्टॉक। एकदम फटाफट अगर इन नंबर्स पर कोई रिएक्शन देना होगा, शरद, मार्केट्स तो दे रहा है थम्स अप, क्या और देखना चाहेंगे इनमें? बेसिकली देखिए, ज्यादा करके जो वैल्यूएशन हम डराइव कर रहे हैं वो तो एसओटीपी पे ही डराइव कर रहे हैं। तो बाकी जो तीनों सब्सिडियरीज हैं उनके पास से जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेन है। और जैसे जैसे आगे चल के गोदरेज प्रॉपर्टीज परफॉर्म करता है, मुझे लगता है गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी काफी बढ़िया स्कोप रहना चाहिए। स्टैंड अलोन लेवल पे अगर आप एसओटीपी के हिसाब से वैल्यूएशन देंगे तो मेरे हिसाब से स्टैंड अलोन बिजनेस शायद फ्री में ही मिल रहा है, ऐसी वैल्यूएशन बैठेगी। और गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर, जहां भी इनकी होल्डिंग है, हमारा ये मानना है कि तीनों जगह में इंप्रूवमेंट आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए। तो ब्रॉडली ये वैल्यू में ज्यादा कुछ डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखाई देता है, तो अपसाइड ही रहना चाहिए।
तो डेफिनेटली है। आप देखिए EBITDA लेवल पर ऑपरेशनल नंबर्स 243 करोड़ का EBITDA 374 करोड़ हो गया, तो वहाँ पर एक अच्छा जंप है। मार्जिन्स देखिए, मार्जिन से 6.9% के आसपास आ गए हैं 9.7%, तो यहाँ पर भी 250 से 300 पॉइंट तक का एक्सपेंशन मार्जिन में देखने को मिला है। तो हैंड्स डाउन नतीजे मजबूत है। मानस जुड़ गए। मानस फटाफट गोदरेज पर एक व्यू देंगे आप? गोदरेज इंडस्ट्रीज की आपने बात जी, की। 450 का स्टॉक। 451 के प्राइस जी 451 के प्राइस चल रहे हैं। एक ट्रेश ब्रेकआउट हमने चार्ट पे देख लिया है। देखिए लेकिन नेक्स्ट हर्डल 458 पे है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। एक बार वो पास हो जाएगा तब तो शायद आपको वहां पर 40-50 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट साइन तो रिवर्सल का बिल्कुल देखने को मिला है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए, 430 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, गोदरेज इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे, पोस्ट नंबर्स 5443, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, कैश के काउंटर्स में मेरे स्क्रीन पे क्या सुपर स्विंग दिया है स्टॉक ने, एग्जैक्टली याद रखिएगा। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 457 पे, यानी यहाँ से करीब 4 रुपये ऊपर, यानी अब करीब 457 की रेंज में। खैर, इस नंबर की रिएक्शन को हमने देखा समझा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। 4 का चौका, 4 प्रकार के ट्रेड्स आपको मिलेंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ITC की कॉल की वकालत की थी। कॉल 375 और 3 रुपये पे लेनी थी आपको। उस कॉल को एक बार फिर से जज करेंगे क्या कर रही है। मानस जसवाल जी, FN सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार राजेश सतपुते जी और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी। एक काम करते हैं, ट्रेड्स को यहीं लेते हैं क्योंकि बाजार में स्विंग्स थोड़े से कम हैं, तो थोड़ा सा प्रीपोन करके अगर आप देखें, आई थिंक उन स्विंग्स को खेलने की कोशिश करते हैं। शिल्पा जी बताइए, आपका कन्विक्शन ट्रेड, आपका ऑप्शन कॉल क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली मेरा ध्यान एक्साइड इंडस्ट्री से हट ही नहीं रहा है। मैं सुबह से इसको ट्रैक कर रही हूँ। इट इज़ वेरी क्लोजली ट्रेडिंग इन 179 टू 180 जोन्स एंड आई बिलीव कि यहाँ पे एक अभी एनी मोमेंट यू सी अ ब्रेकआउट, तो आई एम ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट दिस ट्रेड एंड आई वांट टू गो फॉर 185 कॉल ऑप्शन, जो 1 रुपीज़ 70 पैसे 80 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन आपको इजीली डबल से ज़्यादा का भी रेट दिखा सकता है। रफली अराउंड 4 इज़ माई टारगेट। और ये इनफैक्ट अगर ये 180 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में फ्यूचर्स में भी ट्रेड बनता है, वो आपको इजीली टुवर्ड्स 187 188 तक का भी मूव आपको विद इन नो टाइम दिखाएगा। तो माई सस्ता ऑप्शन इज़ 185 कॉल ऑप्शन एक्साइड इंडस्ट्रीज। मैं आपसे एक फॉलोअप प्रश्न लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने कहा कि मेरी नज़र नहीं है, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है शिल्पा जी यहाँ पर? एट द रेट 180 अगर आप ये ऑप्शन ट्रेड ले रही हैं, आपको इंप्रेस क्या कर रहा है, थोड़ा सा मेरे को बताइएगा। जी, अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखेंगे और एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर मैं बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज को, दिस रेंज जब ये 179 180 पे ऐसा ब्यूटीफुली कंसोलिडेट करता है फॉर अ सेशन और 2 एंड दैट ब्रेकआउट हैपेंस, ये सस्टेन करता है, तो मूवमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको यहाँ पे इजीली 4 to 5 रुपीज़ का एक अपसाइड मिलता है एंड FNO में लॉट साइज इज ऑल्सो क्वाइट गुड 3600, तो इट इज़ अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन में तो 190 के कॉल राइटर्स में आपको नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा बिल्टअप मिलेगा, तो आपका यहाँ पे एक 10 रुपीज़ मूव के लिए आपको एक प्लेग्राउंड मिलता है एंड बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल, आपको यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज माई टाइट स्टॉप लॉस वुड बी 179 अगर मैं फ्यूचर्स का भी बात करूँ, तो यहाँ पे रिस्क इज वेरी लेस एंड आपको अपसाइड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ओके, ये टारगेट क्या रखा है शिल्पा जी आपने इसका? फॉर मी इट इज स्टिल 4 आपको यहाँ पे मिलना चाहिए और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 1.2 भी रखेंगे तो भी आई गेस इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 54 का स्टॉप लॉस है आपका, मतलब 1 रुपये 75 पैसे पे लेना है, 54 का स्टॉप लॉस है और लगभग 2.25 रुपये कमाने की गुंजाइश है यहाँ पे, करीब 4 का टारगेट है। ओके, ये पॉइंट टेकन। मैं बस इतना कह रहा था कि यस, आज का अगर आप देखें ओपन ट्रैजेक्टरी जो इसने अब तक पार नहीं किया, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 30 जनवरी से लेकर अब तक पार नहीं हुआ। तो ओके, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए शायद यहाँ पे शिल्पा जी ने ये कदम उठाया। अभी कॉल अगर आप देखें 1.95 पे ट्रेड करते हुए। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं और मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा आज का सुपरस्टार। बताइए मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, FNO का सुपरस्टार के लिए बजाज ऑटो पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक कुछ दिनों पहले करेक्ट हुआ लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और आज क्योंकि हमने वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखा है तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है।
3870 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और 3990 जो पिछले हाई थे वही टारगेट रहेंगे। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय है और यहाँ पर आप 39 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 61 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 44 रुपए के स्टॉप लॉस से 90 रुपए के टारगेट के लिए। फिलहाल आपके लिए बजाज ऑटो पर एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड इस समय मानस ने आइडेंटिफाई किया है। चार्ट का चमत्कार राजेश सातपुते। नजर है आयशा मोटर पे। मुझे लगता है आयशा मोटर यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो आपको थोड़ा उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा। अगर आप आर्ली चार्ट पे चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मूव शुरू हो चुका है। अभी वो दो काउंटर्स मेरे सामने थे, एक तो बजाज ऑटो था और एक आयशर था। अभी देखते पहला कौन भागता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों अच्छे हैं चार्ट पे। सो आयशर मोटर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस है 3220 का और जो टारगेट मुझे दिख रहा है अर्षदा जी वो है 3330, 3330 का टारगेट, यानी जो रिसेंट हाई था वहां तक तो मुझे लगता है आयशर मोटर को जाना चाहिए। कि वैसे कल नतीजे भी आने वाले हैं तो वैसे भी वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। इस पर आगे हम बात करें, हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है। आयशर, ONGC, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रासिम, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल आएंगे और उनमें से कुछ की बात होगी यहाँ पर। शरद, आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा है सुप्रीम पेट्रोकेम। कंपनी पॉलीस्टीरीन और एक्सपैंडेबल पॉलीस्टीरीन बनाने वाली कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी अपने ज्यादातर सेगमेंट्स में एक्सपेंशन, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है या कर चुकी है, जिसकी वजह से ज्यादातर सेगमेंट्स में अगले 2 साल में 22 से 25% ग्रोथ रहनी चाहिए। ABS में भी उन्होंने कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स हैं उनके, जिसकी वजह से और फायदा मिलना चाहिए। तो हमें लगता है अगले 2 साल में रिटर्न रेशियोज भी काफी स्ट्रांग रहेंगे और रेवेन्यू में लगभग FY25 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 25% जैसी ग्रोथ आनी चाहिए और साल दर साल एडजस्टेड EPS में अगले 2 साल में लगभग 30-32% जैसी CAGR रहनी चाहिए। तो 25-30% जैसी CAGR रहनी चाहिए। तो अगर 15 टाइम भी फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है 37 रुपए की अर्निंग पे, तो हमें लगता है 560 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सुप्रीम पेट्रोकेम में काफी डिसेंट बेट है। सुप्रीम पेट्रोकेम आपके लिए एक ट्रेड इस समय जो शरद ने आइडेंटिफाई किया। चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स आपके लिए एक बार फिर रीकैप कर देते हैं जो हमारे जानकारों ने इस समय आइडेंटिफाई किए हैं। शुरुआत हुई सस्ता ऑप्शन के साथ। एक्साइड 185 का कॉल लेने की सलाह, 4 टारगेट है, फिलहाल 2 पर आ चुका है, ध्यान रहे। 1 रुपये 20 पैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बजाज ऑटो फिर आया एफएनओ सुपरस्टार के रूप में, 3980 के टारगेट के लिए मौका, 3870 का स्टॉप लॉस लगाइए, मानस का ट्रेड है। राजेश सातपुते ने पिक किया है आयशर मोटर्स, 3330 के टारगेट के लिए एक मौका खरीदारी का, 3220 स्टॉप लॉस। और शरद अवस्थी ने कहा सुप्रीम पेट्रोकेम पर हूँ आपकी नज़रें, जहां पर आप आगे अच्छे ट्रेड्स मिलने का मौका दिख रहा है। 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम है। मोमेंटम यानी कि निचले लेवल से रिकवरी आई। मोमेंटम तो गलत शब्द होगा। अदानी एंटरप्राइजेज आपको बताया था 0.5% ऊपर आ रहा था, अब निचले लेवल से करीब 2% ऊपर आ गया है, सिर्फ 4% की गिरावट अब। और पोर्ट में सिर्फ 4.5% की गिरावट। और एंटरप्राइजेज अगर आप देखें ये अब 5.5% ही नीचे है, यहाँ पर भी 2-2.5% तक की रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा, विकास सालुंके M&M देखिएगा, नतीजे हमने देखे, नतीजे अच्छे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपरी लेवल से आज सुबह में स्टॉक में आई मुनाफा वसूली, लेकिन डे लो जो 1325 का था वहां से रिवर्सल आ रहा है और अब 1356 के लेवल्स आ रहे हैं। लगभग 1% का अपटिक देखने को मिला है दिन के निचले स्तरों से। आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या है स्टॉक पर, ये बताइए। और आगे कंपनी के मैनेजमेंट से आज सुबह में जो बात हुई है उसका भी एक अंश आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले एक ट्रेड दीजिए। जी हर्षिता, देखो सुबह भी मेरा बात हुआ था, यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ये स्टॉक चल रहा है। लास्ट अगर आप 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन देखो तो 1390 के आसपास उसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है और उसके बाद वो अगर ब्रेक करता है तो नई रेंज देखने मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है टुवर्ड्स नीचे में 1320 में भी 1300 के आसपास भी ये फिसल सकता है, तो उस रेंज तक इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। यहाँ से हमने देखा है कि थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिली है, बट ऊपर में एक जो हर्डल है वो 1390 का है। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है वो नीचे की तरफ जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस चीज में देखने मिल सकता है। नए ब्रेकआउट के लिए 1390 का इंतजार करना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है क्लियरली तो ये ऊपर की रेंज दिखाएगा, अदरवाइज मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में अभी फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने।
आपके लिए लेवल्स M&M के स्टॉक रिकवर करने की कोशिश में, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के ग्रुप CFO मनोज भट्ट से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने खास कहा कि कंपनी कैपेक्स प्लान में कोई बदलाव नहीं करेगी। साथ ही चिप सप्लाई बढ़ने से FY24 में उत्पादन हर महीने 49,000 पार करने का लक्ष्य भी है। हमने जो बताया था कि ओवरऑल अगर देखें फ्रॉम F22 टू 28 हम अबाउट 10,000 करोड़ ईवी में इन्वेस्ट करेंगे। ऑन द अदर साइड हमने जो प्लान दिया था कि अबाउट 12,000 करोड़ हम F22 टू 24 हम स्पेंड करेंगे। तो अभी जो उसका जो अभी अपडेट देंगे हम मई में देंगे। But as of now, capex plans are on track. जो 29,000 कैपेसिटी थी मार्च 22 में, वो मार्च 23 में 39,000 पर मंथ होगी, तो वो हमने अहेड ऑफ टाइम अचीव किया है। दूसरा जो फैक्टर है इसमें कि अगर सप्लाई चेन ऐसे ही हेल्प करे तो ये जो कैपेसिटी इंप्रूवमेंट्स है, हमारी नेक्स्ट प्लान है कि मार्च 24 में इट विल बी 49,000 पर मंथ। ओके, तो सप्लाई साइड के जो प्रेशर्स थे स्पेशली चिप शॉर्टेज के, वो ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे। कैपेक्स में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ओवरऑल डिमांड की स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और वो क्लियरली प्रोडक्शन में भी स्केल देखने को मिलेगा। M&M आपके सामने, M&M का साथ छेड़ा है तो एक बार आयशर को रिविजिट करते हैं। अभी अभी राजेश सातपुते ने इस पर बाय कॉल दिया और आयशर फोकस में रहेगा क्योंकि कल नतीजे हैं। कल आयशर के साथ ONGC, अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आएंगे, ग्रासिम के नतीजे आएंगे, तो एक एक करके कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुमित, आयशर क्या उम्मीद कर रहा है मार्केट? इनफैक्ट कल तो एक लंबा दिन है, करीब 650 कंपनियां ऐसी हैं जिनके कल अर्निंग आने वाले हैं, तो आप वो सभी 600-650 कंपनियों में एक लंबी सूची में अपने अपने शेयरों को ढूंढ सकते हैं जिनकी अर्निंग्स बाकी है। शुरुआत करता हूं पहले मैं आयशर मोटर के नंबर्स के साथ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है, चाहे वो सीक्वेंशियल बेसिस पर हो या फिर YOY बेसिस पर हो, बेहतरीन नंबर्स की बातचीत है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 29% बढ़त का अनुमान बाजार इस तिमाही के अंदर लगा रहा था, करीब 3714 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू इस तिमाही में आ सकते हैं। इसके अलावा EBITDA फ्रंट पे 887 और मुनाफे फ्रंट पे 750 करोड़ का एक मुनाफा, 62% की ग्रोथ YOY बेसिस पर कंपनी के मुनाफे में आने का अनुमान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 23-23%, जो कि 20% से बढ़ के आएंगे, यानी कि रफली 3.5-4% के आसपास के मार्जिन में इजाफा हो सकता है। वॉल्यूम 2,21,000 यूनिट्स के आसपास, जो पिछले तिमाही में भी करीब 2,08,000 यूनिट के आसपास है, तो वहाँ से भी इंप्रूवमेंट की उम्मीद आप लगाई, यानी कि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी वॉल्यूम इंप्रूव हो रहे हैं। जो चीज़ें जिन पे ऊपर आपको नजर रखनी होगी, उसमें पहला तो एक जो इनकी सेल ट्रेंड है वो कंसेक्यूटिव आप देख रहे हैं कि बढ़ ही रही है, तो वॉल्यूम ट्रेंड पे तो एक बढ़िया वॉल्यूम रहेगा ही। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट आएगा, वो अब कितना इस क्वार्टर में आता है, कितना नेक्स्ट में पास ऑन कर दिया इन्होंने, उसका एक इंपैक्ट रहेगा, उसकी कमेंट्री जो होगी वो क्रूशल रहने वाली है। इसके अलावा चिप शॉर्टेज को लेकर क्या कमेंट्री आती है, अब वो क्या दौर बीत गया या अभी भी कुछ बाकी है, उसको लेकर, नई लॉन्च को लेकर, वॉल्वो आयशर का किस तरह के ग्रोथ आता है, और साथ साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेस क्योंकि बाकियों के लिए ट्रबलसम रहा है, इनके लिए कैसा रहता है उस पर नज़र होगी, और खासतौर से ट्रैक्टर डिवीज़न भी, क्योंकि M&M के नंबर्स के बाद थोड़ा सा वहाँ पर स्लगिश आंकड़े देखने को मिला, तो इनके केस में भी देखते हैं कैसे नंबर्स देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल UK की डिमांड और बाकी चीज़ें जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, नंबर बेटर साइड पर या बहुत बढ़िया साइड पर बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। ओके, तो बेटर एक्सपेक्टेशंस नतीजों से, और स्टॉक आज वैसे भी आउट परफॉर्म करता हुआ 1.1% ऊपर है। इस पर क्योंकि टेक चेक राजेश सातपुते ने दे ही दिया है, तो इसको और डिटेल में ड्वेल नहीं करेंगे, लेकिन ONGC का स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं और ONGC के नतीजे सुमित बताएंगे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। लेकिन इससे ठीक पहले याद रखिएगा कि ऑयल इंडिया के नंबर्स पर बहुत भागा है वो स्टॉक भी, 7% ऊपर, और वहां पर नेट रियलाइजेशन बेहतर थे, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। क्या वही एक्सपेक्ट करना चाहिए जैसे ऑयल इंडिया ने डिलीवर किया, ONGC भी करके देगा? देखिए, ऑयल इंडिया के साथ साथ गुजरात गैस के थोड़ी पहले नंबर है, वो भी काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखाई पड़े, तो अब बाजार की एंटिसिपेशन जो है ONGC को लेकर थोड़ी बढ़ गई है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 2.5% के आसपास की बढ़त बाजार मान के चल रहा है। हालांकि मुनाफे फ्रंट पर गिरावट है, करीब 12,826 करोड़ से घट के 12,000 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा आ सकता है, 6% के आसपास की डिक्लाइन की बातचीत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा 49 से बढ़ के 50-51% के आसपास, और EBITDA फ्रंट पर भी 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर का EBITDA कंपनी पोस्ट कर सकती है।
सीक्वेंशली 40% के आसपास जो गैस प्राइसिंग है उसका एक इम्पैक्ट, एबिटा बेहतर वॉल्यूम के चलते सीक्वेंशली 2% 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑयल सेल्स वॉल्यूम करीब 4.8 MMT रहेगा, जो कि सीक्वेंशली 2% और YOY बेसिस पर 5% के आसपास बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और रियलाइजेशन $85 पर बैरल आने की बातचीत एस्टिमेट लगाकर मार्केट चल रहा है। तो एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद मार्केट मान तो रहा है कि ऑन क्यू और YOY बेसिस पर। अब बिटवीन द लाइन क्या नंबर आते हैं या पॉलिसी के बदलाव का कितना इम्पैक्ट रहता है, इनपुट कॉस्ट का कितना इम्पैक्ट रहता है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। ओके, तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जिस पर नजरें रहेंगी। शरद, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? जो जैसे सुमित भी मेंशन कर रहे थे, ऑयल इंडिया ही नहीं, गुजरात गैस भी देखिए नतीजों पर बहुत बढ़िया रिएक्शन स्टॉक ने स्पेशली ऑयल इंडिया के केस में दिखाया था। क्या वैसा ही रिपीट परफॉर्मेंस ONGC की तरफ से आ सकता है? एग्जैक्टली वैसा तो नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसा आपने बोला कि ऑलरेडी शायद प्राइस्ड इन है, बट अभी भी आप इन स्टॉक्स को देखें तो ये 4-5 के मल्टीपल पे अवेलेबल है और 6-7% की डिविडेंड यील्ड वगैरह है। और तेल की कीमतों से जो रिवर्स प्रेशर बहुत ज्यादा इनके ऊपर आ रहा था वो काफी हद तक कम हो गया, और गैस की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी कम हो गई हैं। तो E&P वाले सेगमेंट में हो सकता है जो फ्यूचर आउटलुक वो डिस्कस करे वो उतना बुलिश नहीं हो जितना पास्ट में रहा है, बट इन वैल्यूएशंस में भी मुझे लगता है काफी बढ़िया स्कोप है कि ये अर्निंग्स तो लगभग फ्लैट रहने की हम उम्मीद कर रहे हैं साल 2 साल में, लेकिन 6-7% की डिविडेंड यील्ड है और 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कंजर्वेटिवली भी 6-7 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता है तो यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड बचती है स्टॉक्स में। ये तो यहाँ पर कुछ अपसाइड की गुंजाइश डेफिनेटली है, लेकिन आज आउट परफॉर्म जरूर किया है। मानस, ONGC टेक चेक? देखिए, ONGC की बात करेंगे तो अभी 2 दिन पहले भी ONGC में मैंने एक बुलिश व्यू दिया था जब स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। मेरा समझना था कि 150 तक के भाव देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं, क्योंकि 149 के आसपास के हाईज थे आज। बट फिर भी चार्ट्स पे कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, इसलिए मेरी राय में बने रहिए। 147 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, और अगर 150 के ऊपर निकला तो शायद 154 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट, और फिर 154 तक के लेवल्स देखे जाएंगे। देखते हैं कल क्या नंबर्स में डिलीवरी होती है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स भी रेडार पर रहेगा, और इस स्टॉक ने लार्जली अंडर परफॉर्म ही किया है, लेकिन ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, अपोलो के केस में एक चीज़ है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जितनी भी हायर मल्टीपल कमांड वर्क करने वाले कंपनियां हैं उनके नंबर सीधा अगर फ्लैट भी आते हैं, रेवेन्यू थोड़ा सा डिप भी देता है, तो शायद बाजार उनको बहुत बड़ी सजा दे रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल के केस में रेवेन्यूज फ्रंट पे तो 15% की ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन मुनाफे फ्रंट पे 243 करोड़ से घटकर 213 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हो सकता है। मार्जिन 12.5%, 16% के सामने ये मार्जिन आने का अनुमान है, और मुनाफे में भी और एबिटा फ्रंट पर भी करीब 587 से गिरकर 523 करोड़ रुपए का एबिटा इस तिमाही के अंदर आ सकता है। एक तो हाई बेस जिसके सामने नंबर आ रहे हैं, तो YOY बेसिस पे इसलिए भी आपको नंबर कमजोर दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा ऑक्यूपेंसीज करीब 67 से 68%, जो कि पिछले साल भी 67 से 68% के आसपास थी, तो वही तिमाही में रहेंगे। सीक्वेंशियल बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट नंबर आने का बाजार अनुमान लगाकर चला, तो अगर थोड़ा सा भी बेटल आता है तो वो रिएक्शन रहेगा। एक चीज़ है, मेडिकल टूरिज्म में इजाफा जो हुआ है वो कंपनी के लिए कितना काम करके जाता है, उस पर कमेंट्री क्या है कंपनी की। दूसरा रियलाइजेशन, क्योंकि जिस तरह करेंसी अप्रिसिएशन है तो उसका भी एक इम्पैक्ट वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ साथ जिनके फार्मेसी बिजनेस है, पैथ लैब बिजनेस है, उनकी ग्रोथ कैसी रहती है, एक्सपेंशन कैसा है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन अगर नंबर वीक साइड पर आते हैं तो शायद स्टॉक में रिएक्शन भी बड़ा देखने को मिल सकता है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। जी हाँ सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल्स काफ़ी समय से इस रेंज में एक टाइम स्पेंड कर चुका है। आपकी स्क्रीन पे मैं चार्ट लेके आऊँगा, और यस एग्जैक्टली इस प्राइस पे ये 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट 50 और 100 के ऊपर है। तो सही मायने में शायद मेरे ख्याल से कोई प्री डिटरमाइंडेड अप्रोच इस पर करना ठीक नहीं रहेगा। एक क्लियर कट मैसेज देगा ये 4350 के नीचे, या फिर 4400 या फिर 4420 के ऊपर। लेट्स वेट फॉर द नंबर्स नाउ। मीनवाइल जो ITC पे कॉल ली थी शिल्पा जी ने, वो क्या कर रही है 374.75। ITC का स्विंग अच्छा रहा है। अब ITC डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। मैं उस ट्रेड को एक बार देख लेता हूँ एग्जैक्टली हमने ये कब लिया था। ITC की कॉल मार्क की गई थी करीब 375 की @3 पर। जरा 375 की कॉल लेके आइए। अब वो कहाँ ट्रेड कर रही है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे
₹7 का व्यू था कि अगर ₹7 मिल जाएगा तो निकल जाएंगे। इट्स 310 नाउ अभी, क्योंकि ये एक तो ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो इम्पैक्ट आता है वो 10-10 रुपए के इंटरवल वाली कॉल्स में ज़्यादा आता है। आपने 375 की अगर आप देखें पिक की है, पर शिल्पा जी अगर ये क्लोज भी आ जाए, आई मीन तो एक ये अच्छा क्लोज होगा, एटलीस्ट ये कंफर्म कर देगा कि 10 डेमा के आसपास हमारे पास एक अच्छा बेस है। इन दैट केस ये कैरी करने लायक ट्रेड होगा शिल्पा जी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आई एम कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ आईटीसी से। आईटीसी को पिक करने के लिए आई मीन रीजन लॉजिक इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे एक तो चॉपी मार्केट से आईटीसी इज ऑलवेज अ वेरी डिफेंसिव काउंटर। तो अगर आपको कहीं पे सेफ प्ले करना है तो आईटीसी इज ऑलवेज नंबर 1 चॉइस। एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट जो ये पकड़ के रख रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो 360 पे सपोर्ट है, 380 390 पे भी अच्छा खासा कॉल राइट का बिल्टअप है। तो जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि सपोर्ट के जोन्स के आजू बाजू आप लेंगे तो आपके पास प्ले करने के लिए अपसाइड में अच्छा मूवमेंट के लिए अच्छा स्पेस मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो बेटिंग इन आईटीसी कि यहाँ पे आपको अपसाइड यहाँ से ₹10 का मिलेगा, तो ये आपको ऑप्शन चेन आपको भी यहाँ पे डबल होते हुए मिलेगा। तो डेफिनेटली एक प्ले यहाँ पे बनता है, होल्ड एंड कैरी फॉर दिस वीक। ओके, आईटीसी। और कभी कभी आपको लग रहा होगा कि मैं घूम घूम के आईटीसी पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि घूम घूम के इस बाजार में अगर आप देखें 3-4 चीज़ें ही हैं। अब इस कार्यक्रम की जरा निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आइएगा। जब निफ्टी बैंक की 2 बजे की ओपनिंग कमेंट्री की थी तब भी निफ्टी बैंक यही था, जब निफ्टी की 2 बजे की कमेंट्री की थी तब भी निफ्टी यही था। बाजार हिलने को नहीं तैयार है। और अगर आप निफ्टी आईटी को देखें वो भी यहीं पर कर है। तो मूव बिल्कुल नहीं है, स्विंग बिल्कुल नहीं है। खैर, अभी एक ब्रेक का वक्त है कमाई का अड्डा में, और जब कमाई का अड्डा में एक ब्रेक लेकर लौटेंगे तो आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में ब्रेक के उस छोर पर हमारे साथ अभय अग्रवाल होंगे। उनसे खास बातचीत वो एग्जैक्टली बजट के बाद, पॉलिसी के बाद, इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद मार्केट्स पे क्या भी रखते हैं, एक खास चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में एक बार फिर से। और इंडिसेस वहीं के वहीं। हाँ, निफ्टी अब देखें 17,800 के ऊपर आया है। अब एक स्विंग आया है। हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। क्या ये स्विंग रिलायंस के थ्रू आया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली अगर आप देखें किन लेवल्स पे है, एक बार हल्का सा जज करने की कोशिश करते हैं। 2327 एक लोअर लेवल से पुल बैक है। और निफ्टी आईटी में अगर आप देखें थोड़ी रिकवरी है, लगभग 30-40 पॉइंट की। एक काम करते हैं, जरा स्टेबल होने दीजिए पहले, जरा थोड़ा सा 17,810 के ऊपर, फिर लौटेंगे इंडेक्स को, फिर देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक वहीं का वहीं है। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से और एक लॉन्गर ड्यूरेशन विजन के साथ। हमारे साथ पेपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर श्री अभय अग्रवाल जी मौजूद हैं इस वक्त। अभय जी नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है मेरी आपसे आज, और इस अंतराल में बजट भी आया, पॉलिसी भी आ गई, आपने पूरा अर्निंग सीजन देख लिया, और कहीं ना कहीं बाजार शायद जो एक आम धारणा बना के बैठा था कि शायद इस पॉलिसी में, और यूएस में भी और इंडिया में भी, कि शायद हमें एक टर्मिनल रेट्स का सेंस मिल जाएगा, लेकिन अब तक वैसा कुछ नहीं हो रहा है। आपकी राय, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इवेंट्स को देखते हुए, यहाँ से अपसाइड के पोटेंशियल ज़्यादा लग रहे हैं आपको या फिर डाउन साइड के? जी वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वापस शो में इनवाइट करने के लिए। और आपकी बात एकदम ठीक है, मतलब सबका और हमारा भी एक्सपेक्टेशन ये था कि देखिए बजट में कुछ नेगेटिव नहीं आएगा तो उसको ही पॉजिटिव मान लेंगे। दूसरा, रेट हाइक्स नहीं होंगे ऐसा उम्मीद बन रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा जो है वो यही दिखा रहा है, इंडिया में नहीं, यूएस में नहीं, पर ग्लोबली बाकी कंट्रीज में भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस प्रेशर था, जिसकी वजह से हम जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें मार्जिन में कमी है, वो भी अब काफी हद तक कंट्रोल में है। तो ऐसी उम्मीद थी कि अब ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ेगी सिस्टम में, जिसका मतलब मार्केट में पैसा आएगा। पर जो अभी देख रहे हैं कि एफपीआईज की सेलिंग रेगुलर है, कोई रुक नहीं रही है, चाहे छोटी बड़ी हो, पर डेली बेसिस पे है, और वो शायद इसलिए है कि उनको दूसरे मार्केट्स में डिप्लॉय करना ज़्यादा आसान लग रहा है। मेरा ये मानना है कि जो एक इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्म हो गया है,
जो वैल्यूएशन का एक्सेस था वो निकल गया है, जो आरबीआई रेट हाइक का फियर था वो निकल गया है, डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी मजबूत है, पॉकेट्स में कुछ पॉकेट्स हैं जो नहीं है पर लग रहा है कि वो भी अब स्ट्रांग हो रही है। तो जो डोमेस्टिक अर्निंग्स हैं अब अगले क्वार्टर में मुझे लगता है इस क्वार्टर से बेटर रहेंगी और उसके अगले वाले क्वार्टर में उसके क्वार्टर से बेटर रहेंगी। तो एक अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से दिख रही है क्लियर, और वैल्यूएशन भी सपोर्टिव है। तो मैं कहता हूं कि ये ट्रिगर सिर्फ एक यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वापस कब अपनी वापसी बनाए, और उसके बाद मार्केट हमको दिखेगा एक हाई लेवल पे जाते हुए। तो आपके सवाल का जवाब मेरा यही होगा कि इस समय मुझे अपसाइड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिख रही हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि ये घबराने के कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ जाएगा। ओके वैसे यही तो प्रश्न है अभय जी कि ये रोज़ बरोज़ जब हम शाम को सुबह या फिर सुबह एफ का डेटा देखते हैं ना, तो यही तलाशने की कोशिश करते हैं कि कब वो लौटेंगे, कब वो लौटेंगे, कब वो लौटेंगे। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है निफ्टी पे, इंडिसेस पे वो, और उनकी रोज़ बरोज़ कैश की सेलिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो लौटेंगे सो लौटेंगे। बट अगर आपने बजट को सुना, स्पीच को सुना, बहुत सारे अगर आप देखें ऐसे खेमे हैं जो कि शायद ऑल टाइम हाई पे हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स है, निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बहुत कोलैप्स नहीं हुआ, और एक खेमा जो कि अभी भी वीक है और एक पुल बैक पिछले 3 महीने में तलाश रहा था, निफ्टी आईटी। मतलब मैंने ब्रॉडर तरीके से 3 खेमों का जिक्र किया, कैपिटल गुड्स, बैंक्स और एक निफ्टी आईटी। बेटर रिवॉर्ड इनमें से किस में ज़्यादा है? एक को बजट का एडवांटेज मिला, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला बिकॉज ऑफ दैट कैपेक्स फिगर जहाँ पे करीब 33% गजम था। बैंक्स के लिए अभी भी अगर आप देखें, आई मीन क्रेडिट जो डिसबर्समेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स एनआईएम्स बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है आईटी, जो कि अपने रेवेन्यू का एक बड़ा चंक यूएस से लेके आती है। इन तीनों में ज़्यादा पोटेंशियल आप अपसाइड का कहाँ देख रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं प्योर वैल्यूएशन वर्सेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आईटी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी की मैं बात करूं, जैसे कंपनीज हैं टीसीएस, एटीआई, माइंट्री, क्योंकि ये अभी भी एक बहुत पॉजिटिव वर्स्ट टाइम में भी एक पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट है। और मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि आईटी सर्विसेज का अगर रिसेशन भी होगा तो उनको फायदा होगा, क्योंकि वो कॉस्ट कम करते हैं अपने क्लाइंट्स का। तो मेरा ये पक्का विश्वास है कि आईटी की जो स्टोरी है वो अगले 5 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, शायद उससे भी ज्यादा की है, क्योंकि इन कंपनीज को एक क्लियर ग्रोथ पाथ है और इन्होंने बड़ी मजबूत पोजीशन बनाई है अपनी ग्लोबल स्केल पे, जो हर एक कंपनी के लिए बनाना आसान नहीं। तो और मुझे लगता है कि ये जो आईटी में अंडर परफॉर्मेंस रही है थोड़ी वैल्यूएशंस की वजह से, थोड़ा रिसेशन के डर की वजह से, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना एलोकेशन थोड़ा आईटी में बढ़ाने के। और दूसरे उसके बाद में आऊंगा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक्स मुझे लगता है लार्ज बैंक्स थोड़े ओवर प्राइस हो गए हैं, क्योंकि अब 2.5 से 3 टाइम बुक वैल्यू के लेवल पे चले गए हैं। ग्रोथ रहेगी उनमें, पर वैल्यूएशन को कितना वो रिटर्न दे पाएंगे इस वैल्यूएशन पे, वो थोड़ा मूट पॉइंट है। मुझे वहां पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे एक्चुअली छोटे बैंक्स जहां पे लीडरशिप चेंज हुई है, प्राइवेट बैंक्स और छोटे एनबीएफसीज में, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन 1 से 1.5 टाइम बुक वैल्यू पे है और ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इन्वेस्टर्स को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में शायद अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रोटेट करना चाहिए अवे फ्रॉम लार्ज टू मिड एंड स्मॉल, और आईटी में बड़े नाम के साथ रहे तो वो बेटर है। कैपिटल गुड्स मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट का इमीडिएट बेनिफिट था वो वैल्यूएशंस में ऑलरेडी आ गया है, तो शायद इन्वेस्टर्स को साल भर वेट करना पड़ेगा टू सी फर्दर शार्प रिटर्न्स यहां से। आपसे एक सवाल गुड आफ्टरनून पूछना चाहूंगी डिफेंस कंपनियों को लेकर, कंसिडरिंग आज वो बैंगलोर में एरो शो शुरू हो चुका है और कल राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा कि डिफेंस एक्सपोर्ट भारत से करीब 2024 तक 25,000 करोड़ का रहेगा। क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी इन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स में कि वो वर्ल्ड मार्केट को भी एड्रेस कर सके? आई एम नॉट श्योर आप स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली बोल पाएंगे या नहीं, लेकिन कुछ अगर हिंट दे कि किस तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में ज्यादा कन्विक्शन है एट दिस पॉइंट इन टाइम वर्सेस वैल्यूएशंस। जी हर्षदा, इसमें ये डिफेंस की थीम एक बहुत ही जबरदस्त थीम है, और अगेन 10-15 साल की थीम है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है हर्षदा कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो
प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, और पब्लिक सेक्टर होने की वजह से काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो उनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ नहीं पाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं उनमें सबके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स को या बड़े ऑर्डर्स को सपोर्ट कर पाए। और एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में पूरी कैपेबिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक मेहनत करनी पड़ेगी इन कंपनीज को कि ओवरसीज जाके डिफेंस जैसे बड़े सेंसिटिव सेगमेंट में अपना मार्केट बनाए, क्योंकि कोई भी कंट्री इंपोर्ट करने के पहले ये सोचेगी कि वो किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो ये एक लंबे समय का प्ले है। जो लिस्टेड पीएसयूज हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और हैल है, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से इनका वैल्यूएशन बढ़ता नहीं है। तो ये एक थोड़ा नजर रखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। और जो प्राइवेट में है वो बड़े ग्रुप्स हैं, मुझे लगता है जो जिनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इनका टाटा है, L&T है, महिंद्रा है, भारत फोर्ज है, जो कर रहे हैं इसमें कोशिश। तो ये थीम बड़ी होगी, पर अभी भी ये क्लैरिटी मुझे नहीं लगता हर्षदा है कि इसमें किस कंपनी पे आप बेट करें। पॉइंट आप बैंकों पर टिप्पणी दे रहे थे, और मैं अभय आई डोंट नो अगर आप एसबीआई पर स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे या नहीं, क्योंकि आज वो स्टॉक सबसे ज़्यादा बिकवाली के घेरे में है और ऐसी कोई नई हेडलाइन नहीं है जो लार्जली इन स्टॉक्स को या फिर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ड्रैग कर रही है। क्या ये अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर है उसका ओवरहैंग अभी भी है? क्या वो अभी भी आप जैसे फंड मैनेजर्स के बैक ऑफ द माइंड पर प्ले कर रहा है, या फिर वो एक रिस्क है जो मार्केट ने लार्जली डिस्काउंट कर दिया है, पचा लिया है? ये मुझे नहीं लगता कि जो अभी की बिकवाली है हर्षदा वो अडानी की वजह से है, या अब उसका लेट रिएक्शन आ रहा है। मुझे लगता है जो उसका रिएक्शन आना था वो बहुत जल्दी आ गया 2-3 दिन में। और मुझे लगता है ये कुछ एक टेक्निकल सेलिंग हो सकती है, 1-2 दिन की सेलिंग में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से सेलिंग है कि कोई टेक्निकल सेलिंग है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है बड़ा फंड जो एग्जिट कर रहा है या रोटेट कर रहा है इस स्टॉक से दूसरे स्टॉक में, कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो ऐसा कुछ फंडामेंटल रिसेंटली में नहीं देखा जो मुझे ऐसा लगे कि एसबीआई या दूसरे भी जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज आने वाली है। बैंक्स पे आपका व्यू यहाँ पे। अच्छा अभय जी, एक और चीज़, कभी कभी अगर आप देखें शायद कोई न्यूज़ फ्लो या फिर पर्टिकुलर एमएनए एक्टिविटी जो है उस स्पेस में जो प्राइस स्विंग्स जो है वो बढ़ा देती है, घटा देती है। सीमेंट में ऐसा ही हुआ, जब ये एमएनए एक्टिविटी हुई सीमेंट में तो आई थिंक एसीसी, अंबुजा और सब कुछ भागा उस वक्त, एक कदा स्टॉक छोड़ के। हम जेन्युइन डिमांड, जेन्युइन प्राइसिंग, कॉस्ट प्रेशर उस वक्त सब भूल गए। सिर्फ अगर आप देखें एमएनए एक्टिविटी सब भाग रहे थे। अभी एक घटनाक्रम हुआ है, उसके चलते एसीसी अंबुजा बैकफुट पे है। बट आपने बजट को सुना, आई मीन कैपेक्स पे बहुत बड़ा थ्रस्ट था। ऐसे में सीमेंट पे आपका जेन्युइन व्यू क्या है इस वक्त? अगर मैं सिर्फ इस एसीसी और अंबुजा के इस आई थिंक इंसिडेंट को हटा दूं या फिर अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स के इस इंसिडेंट को हटा दूं, सीमेंट पे एक आपकी प्योर कन्विक्शन कॉल क्या कहती है इस वक्त? इस सीमेंट पे हमारी काफी समय से कोई कन्विक्शन कॉल नहीं है वीरेंद्र, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही है। एक, सीमेंट कंपनीज में सिर्फ एक गवर्नमेंट की डिमांड ही सपोर्ट कर रही है वॉल्यूम को। आप बात करें कंपनी से तो प्राइवेट डिमांड अभी भी नहीं है जो होनी चाहिए। तो और गवर्नमेंट इतना अपने कैपेक्स से और बड़े प्रोजेक्ट से सपोर्ट करती रहेगी सीमेंट डिमांड को, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की डिमांड नहीं आएगी, जो प्योर वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिखना चाहिए सीमेंट के ऑफटेक में, और उस वॉल्यूम ग्रोथ के चलते फिर एक प्राइस पिकअप होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है वीरेंद्र काफी टाइम से। और जब तक इन्वेस्टर्स को वो नहीं दिखेगा प्राइवेट कैपेक्स पिकअप, तो मुझे लगता है कि ये सीमेंट प्राइसेस, सीमेंट स्टॉक्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। और अभी भी देखें तो ये सस्ते नहीं है स्टॉक्स, मतलब जो करेक्शन हुआ है वीरेंद्र, उसके बावजूद ये स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल हाई पी मल्टीपल के बैंड में ही चल रहे हैं। तो एक ये भी बड़ी अचंभे वाली बात हो जाती है कि एक अच्छा डिमांड इन्वायरमेंट है तो आपको स्टॉक्स को परफॉर्म करना चाहिए। पर जैसे आप ही ने इस बात का जवाब दे दिया कि जब एमएनए एक्टिविटी हुई थी तो वैल्यूएशन इतना ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था कि अब जो गुड न्यूज है, जो पिकअप है, वो साइडवेज जा रहा है प्राइस एट बेस्ट।
तो मुझे लगता है थोड़े समय तक ये साइडवेज टाइम करेक्शन चलेगा सीमेंट स्टॉक्स में, जब तक एक तो प्राइवेट कैपेक्स दिखे वॉल्यूम्स में और दूसरा वैल्यूएशंस भी थोड़े एडजस्ट हों। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो अभय अग्रवाल जो फंड मैनेजर है पाइपर्स एरिका की अपनी राय देते हुए मार्केट पर। चलिए वापस भारतीय बाजारों की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लग तो रहा था कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी इनफैक्ट, लेकिन मिड कैप में तो बिकवाली फिर इंटेंसिफाई होती हुई 450 पॉइंट की गिरावट पर ही हम जाकर टिकेंगे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स टूटा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव है। निफ्टी 17,800 की तरफ जा रहा था लेकिन 17,768 के आसपास टिक गया है। चलिए अब डीलिंग रूम में चल क्या रहा है, किन स्टॉक्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस है, क्या कुछ खरीदारी के अंश दिख रहे हैं या नहीं। यतिन ने इनफैक्ट कई सारे लोगों से बात की है, अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खराब स्थिति आज मार्केट की। एक्चुअली मर्शदा बहुत ही म्यूटेड क्यूज हैं डीलिंग रूम्स के भी, और अगर आप देखें तो जैसे कि आप बता रहे थे उम्मीद ये थी रिकवरी होगी, क्योंकि जनरली जब हम 17,800 के आसपास आते हैं निफ्टी लेवल पे, लास्ट वीक तो यही था कि वो लेवल टूट नहीं रहा था। इंटरडे में अगर टूट जाता था तो रिकवर अच्छे से हो जाता था मार्केट सेकंड हाफ में, आज वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं डीलर्स जो है आज शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं, खास करके पीएसयू बैंक्स में, जहां उनको लगता है कैनरा बैंक में शायद 275 से लेकर 280 तक के टारगेट 1-2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। यहाँ एसटीबीटी की वो सलाह दे रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें डेटा तो 7% बढ़ा हुआ है, जो इंडिकेट करता है फ्रेश शॉर्ट्स इस पर्टिकुलर पीएसयू बैंक में बन रहे हैं। तो कैनरा बैंक पे जो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, और सिमिलरली रिजल्ट्स के पहले बाटा में भी आपको शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। लगभग 6.5% से ओपन इंटरेस्ट जब मैंने लास्ट चेक किया तो यहाँ बढ़ा हुआ था। स्टॉक का काफ़ी प्रेशर में है, और कहीं ना कहीं अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो उनका मानना ये है कि शायद रिजल्ट म्यूटेड आए, और अगर रिजल्ट्स म्यूटेड रहे तो यहाँ से भी स्टॉक में 4 से 5% की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ सिलेक्टिवली एचएनआई छोटी पोजीशंस शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं आज। बाटा में सेल, बाटा लिखा ये प्लीज स्क्रीन पे। यतिन के बात करते करते, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल। बाटा यतिन के बात करते करते डीलो की तरफ आता हुआ और इसके पुट ऑप्शंस डे हाई पे ट्रेड करते हुए 1496। बाटा इस दौर का एक बहुत ही, अगर आप देखें आई थिंक बहुत ही बुरी प्राइस परफॉर्मेंस वाला स्टॉक रहा। मुझे याद है 23 नवंबर 2021 को लगभग नवंबर 2021 में इसने हाई लगाया था 2300 रुपये के आसपास या फिर 2278 के आसपास। फिर एक बेस तोड़ा 1583 का, जो कि मल्टी मंथ मल्टी ईयर बेस था, वो टूटा, और अब ये जा रहा है एक बार फिर से अपने मई 2021 के लो के आसपास। सर शरद जी, आपका बाटा पे व्यू क्या है? आई मीन हर स्टॉक में हमने मूव, आई थिंक अभी शरद जी नहीं है इस पे काम करते, टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। मानस, आपका व्यू 1590 टूट चुका है, 1496 आ चुका है, अब क्या लग रहा है आपको कि कम से कम नहीं तो 1450 या फिर 1390 का जोन ही टेस्ट कर सकता है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, और मैंने शॉर्टलिस्ट भी कर रखा था अपने एसटीबीटी कॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 1505-1506 की रेंज में था वो ब्रीच हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। अगर एक नए टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 1460 के रहेंगे। 30 रुपए का डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। अभी भी बिकवाली करने के मौके हैं। 1506 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं, और नीचे की तरफ 1460 की टारगेट्स रहेंगे। फिलहाल बाटा में बिकवाली करने की, जैसे वो डीलिंग रूम के चेक में भी हमने सुना। चलिए एसटीबीटी या बीटीएसटी क्या करने का इरादा है? गावा साहब बताइए, क्या ट्रेड लेकर जाएंगे? सोच रहा हूँ लॉन्ग लेकर जाऊं, और वो होगा यूपीएल। यस, यूपीएल लगता है मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से एक 733 पर ट्रेड कर रहा है, वेरी गुड चांस 745-750 तक जा सकता है यूपीएल। स्टॉप होगा यूपीएल का करीब, यस टॉप होगा 725 यूपीएल 5 का स्टॉप लॉस, तेजी करने का फिलहाल कॉल। गावा साहब बोर हो गए क्या आज के मार्केट को देखकर? बिल्कुल बोर हो गया, एब्सोल्युटली डेड मार्केट है, स्लगिश है, बेरिश बायस है, स्ट्रेंथ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, साइडवेज है, बोर हो गए वाकई में। मुझे लगा ही था, आपकी टोन में ही लगा था, एक समय सोच रहा हूँ यूपीएल लेके जाऊं। ढूंढ के निकाला है वो भी, मतलब हाफ हार्टेड जॉब, मजा नहीं आता। हर रोज बात करते तो टोन में सब कभी कभी समझ में आ जाता है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, और ये हमने जबरदस्ती गावा साहब पर पहाड़ रख दिया। सातपुते जी बताइए, कुछ दिख रहा है क्या? प्रशादा जी, सीन कुछ ऐसा ही है, जो दिख रहा है वो ऑलरेडी सब डिस्कस हो चुका है।
लार्सन एंड टुब्रो देखिए, टाइटन देखिए, तो सब हम, मुझे इतना तो यकीन है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे एनालिस्ट, उन सबको वही दिख रहा है जो मुझे भी दिख रहा है। तो देखिए, अगर मुझे एक ही लेके जाना है, देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद टाइटन, क्योंकि टाइटन का स्ट्रक्चर अच्छा है, हाईएस्ट लेवल पे दिन के क्लोज हो रहा है। तो 2500 के ऊपर जिस तरह से ये खड़ा है 25-21 पे, तो मुझे लगता है कल इसमें एक अच्छा आज एक बीटीएसटी बनेगा। इसका टारगेट 2550 2560 सेट करे, स्टॉप लॉस रखे एक छोटा 2500 का। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है आज हमारे पास। टाइटन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। शिल्पा जी बताइए, आपको कुछ मिला नया? जी, मैं टाइटन बोलने वाली थी, टाइटन इज गॉन। यूपीएल बोलने वाली थी, यूपीएल इज ऑल्सो डन। तो आई विल गो विद ग्लेनमार्क, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इट इज होल्डिंग 420। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो एक बाय बनता है फॉर टारगेट्स ऑफ 440 जोन्स। तो बीटीएसटी में ग्लेनमार्क ले सकते हैं आप। यहाँ पे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रखिए अराउंड 417, या फिर किसी को अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 430 का कॉल ऑप्शन भी 6-7 रुपये को ट्रेड कर आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये मोमेंटम शायद कल के लिए भी रहेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छा एक अप मूव मिलेगा। ग्लेनमार्क का ट्रेड आया, लेकिन हाँ, टाइटन और यूपीएल वो दो पहले पिक्स आ चुके हैं। मानस, आपके लिए कुछ बचा है? तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। बाटा की पहले बात हुई और आई थिंक हिंडाल्को में भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियरली बेरिश दिखता है। एक पुल बैक देखने को मिला था कुछ दिन पहले, स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक अभी भी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद आपको 405 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो एक एसटीबीटी कॉल लेना चाहिए। फ्यूचर्स में 428 के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर बिकवाली करनी है 434 के स्टॉप लॉस के साथ, और 418 तक के भाव आपको फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और या तो पुट पे ट्रेड कर ले, वो बेहतर रहेगा। आई थिंक 430 वाला पुट ऑप्शन ले लें। 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 15 रुपए के टारगेट सेट करें। चलिए, अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स यहाँ पर हो गए, अभी 11 मिनट बाकी हैं। आपने जो मजबूरी है या फिर जो लाचारी है वो सभी विशेषज्ञों के चेहरे पे देखी ली होगी। वो मेरे साथ भी है, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है, इट्स अ फेज़। ये मार्केट का एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। पता है हर्षदा, जब मैं कल भाव कॉपी डाउनलोड कर रहा था ना, आप यकीन मानिए, आई मीन जब डाउनलोड करते हैं फिर हम कॉल्स के सेक्शन में जाते हैं, फिर पुट्स के सेक्शन में जाते हैं, फिर कॉल्स को जाके फीड करते हैं पिरामिड्स में कि भाई कौन सी कॉल। उसको देखने के बाद एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, और जो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी इंडेक्स के डायरेक्शनल ट्रेडर जो हैं वो एक गाजर का, चुकंदर का और अनार का जूस खूब पिए, क्योंकि इस बाज़ार में सिर्फ खून जल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप यकीन मानिए, सिर्फ खून जल रहा है और डायरेक्शन में के लिहाज से कुछ भी नहीं है। राजेश जी, मेरी बात गलत तो नहीं है? वही पिरामिड रोज 17,800 की पोर्ट, 17,900 की कॉल है। आज भी बैंक निफ्टी वही 41,600 41,300 के बीच में। कितना लंबा चलेगा ये फेज? खैर ना, और अब आते हैं वीरेंद्र जी, और ये आज का नहीं है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो आप सोचिए ना, 17,600 और 17,800, इसी में तो पिछले कम से कम 7-8 दिन से हम अटके पड़े। तो जो सुबह में 3-4 ट्रेड मिल जाते हैं बस वही हो जाता है, उसके बाद तो फिर बाजार एक लकलश्री हो जाता है। और हाँ, और यकीन मानिए, वो जो बजट डे की कैंडल है ना, वो इतना बड़ा बोझ हो गई है कि पूछिए मत। वो 17,973 का लो और 17,356 का मतलब वो हाई और लो इतना बड़ा अगर आप देखें, और वो बड़े बड़े स्टॉक्स में अगर आप देखें, उस दिन का हाई और लो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्लस्टर बन गया है। खैर, अब आते हैं, काम करते हैं, आपके स्क्रीन पे मार्केट ब्रेथ रखते हैं। और सुबह कितने थे लॉन्ग्स? 55 लॉन्ग्स थे सुबह, 55 लॉन्ग्स थे। आइए देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो लॉन्ग्स की टेंडेंसी है वो है 28 हार्डली। शॉर्ट है 111 पे, शॉर्ट कवरिंग 9 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है 43 पे। तो मूड अगर आप देखें थोड़ा सा ख़राब है, स्पेशली निफ्टी आईटी में जो डैमेज हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा, नाल्को, टाइटन, मेट्रोपोलिस, हनीवेल, और इनमें लॉन्ग्स हैं। शॉर्ट कवरिंग एचएएल में है, एलएनटी में है, एनटीपीसी में है, चंबल फर्टिलाइजर्स में। नो डाउट अबाउट दैट कि टाइटन, एलएनटी और ग्लेनमार्क और आईटीसी, ये फिर भी ऐसे 4 स्टॉक्स रहे जिन्होंने बहुत शार्प मूव दिए और चार्ट पैटर्न बेहद शानदार थे। और जहाँ तक शॉर्ट बिल्डअप का सवाल है, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी, बलराम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन्फो, एच लुपिन, सब में शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग अंबुजा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, अबॉट और इंडिया मार्ट में दिख रही है। हर्षदा।
जी हाँ, तो ये फिलहाल आज का ट्रेड और क्लोजिंग भी एक बहुत ही सॉम्बर नोट पर होती हुई दिखाई देगी। जिन स्टॉक्स पर हमने पहले चर्चा कर ली वो अभी भी वहीं के वहीं हैं। अच्छा, मेट्रोपोलिस नहीं देखा हमने। मेट्रोपोलिस में काफ़ी तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला था। मानस, ये आज का मूव क्या इज इट ब्रिंगिंग इट बैक इन द गेम? क्योंकि अगर आप देखें पिछले 6-8 महीनों में स्टॉक ने तो कुछ किया ही नहीं। वायदे का हिस्सा है लेकिन इसकी हम बहुत कम बात करते हैं आजकल। नतीजों के बाद मैनेजमेंट में चर्चा कर रही थी तो बिजनेस इज ऑन ट्रैक, वैसे कोई खास फेरबदल है नहीं। इनफैक्ट अगला क्वार्टर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, इनका भरोसा था। लेकिन चार्टिकली बताइए, आज ये क्लोज जो आया है 1.5% ऊपर। देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि मॉर्निंग में मैंने इसमें एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन स्टॉक में फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली। लेकिन एक रिवर्सल के साइन आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको बुलिश पैटर्न दिखेगा। पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, आज के दिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम जरूर बना है 1200 रुपए के आसपास। तो कल अगर ये 1340 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब तो आपको 100 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में कल इंतजार करिए, 1340 के ऊपर खरीदारी करेंगे। 1305 के स्टॉप लॉस से 1440 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1340 के ऊपर ही खरीदारी करके चले। आज वैसे इसका हाई वही था 1333 के आसपास इसने हाई बनाया और वहां से वो फिजल आउट हो गया। कावा साहब, ऐसा ही अशोक लेलैंड दिख रहा है, यहाँ पर भी फॉलो अप नहीं आ रहा। और मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल में आज खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे राहुल घोष साहब हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था, लेकिन स्टॉप लॉस 145 का था, 149 के आगे कुछ किया ही नहीं स्टॉक ने। आपकी राय क्या होगी? देखा जाए तो इस साइडवेज जोन पे है करीब 5-7 हफ्तों से। वीकनेस नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ भी नहीं है। बायस थोड़ा 51-52% पॉजिटिव है। कभी कभी अच्छा ऑन अ गुड डे चला जाता है ऊपर 45, 55, 56 तक जाता है, 155, 156 भी चला जाता है ऑन अ गुड डे। तो बस शॉर्ट नहीं कर सकते लेकिन लॉन्ग कर सकते हैं। अगर लेना किसी के पास है तो मैं कहूँगा कंटिन्यू लॉन्ग ट्रेड करा है 149 के आसपास, 147 का स्टॉप लगा चले। पॉसिबल है कि 152, 154, 155 जोन जा सकता है, लेकिन वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ट्रेंड साइडवेज है। इन अ बुलिश बाय 51-52%। अशोक लेन 149.10 पे आज यकीन मानिए जरा अशोक लेन का चार्ट लेके आएंगे एक बार। अशोक लेलैंड करीब करीब 119.15 पे आज सुबह जब ये कॉल स्क्रीन पे गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद आ गया। कहाँ है मेरी नोटबुक, जरा लेके आते हैं एक बार। आज सुबह ये 13 तारीख को किसकी कॉल थी? अशोक लेलैंड जो कॉल थी वो सुबह थी आशीष बहेती जी की। हर्षदा, कैन यू बिलीव, सुबह ये कॉल गई थी स्क्रीन पे, तब इसका भाव था 149 रुपये 20 पैसे, और अब जब कॉल स्क्रीन पे जा रही है तो एक भाव है 149 रुपये 10 पैसे। तो आप स्विंग का करिश्मा देख रही है, कितने तेज स्विंग है? बैक टू स्क्वायर वन वीरू। बैक टू स्क्वायर वन। आई मीन 149.20 पे गई थी, सुबह 10 पे कॉल कर रही है। खैर, एक काम करिए, 5 मिनट बाकी हैं और 1-2 स्टॉक्स को और देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और उसके बाद अच्छा शिल्पा जी, नॉट एग्जैक्टली इन डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें स्कोप थोड़ा डायरेक्शनल ट्रेड का इस वक्त कम नजर आ रहा है। कोई कैश का स्टॉक्स जो कि क्लाइंट्स को आप लोगों ने रिकमेंड किया हो, या फिर मानस पे आपके पास आऊँगा, कोई कैश का स्टॉक रिकमेंड किया है क्लाइंट्स को, या फिर जो एक्यूमुलेट कराया हो? नहीं वीरेंद्र जी, मैंने आज कोई भी कैश का कॉल नहीं दिया। कैश का कोई भी कॉल नहीं दिया। प्रकाश सर, आपने तो बड़ी मुश्किल से यूपीएल निकाला था सर। नहीं, मैं भी कैश का अवॉइड कर लूंगा, बिल्कुल। कैश का स्टॉक से अवॉइड करेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं डायरेक्टर साहब, वो जरा 3 कॉल्स और पुट्स दिखे आइए, जरा वो देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें, अब देखिए आज क्या हुआ। ठीक है, निफ्टी 17,800 के नीचे आ गया, ठीक है, 17,766 पे क्लोजिंग हो रही है, बट वो 17,800 का पुट राइटर बहुत बड़े रिस्क में आ गया हो ऐसा नहीं लग रहा है। जरा प्लीज़ 17,800 की पुट का प्रीमियम रखिएगा और उसके बाद वो 6 कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा। मेरे ख्याल से आज सुबह उस पुट का प्रीमियम 129 रुपये के आसपास था, 17,800 की पुट का। अभी भी 17,700 में 44 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 17,600 पे। डायरेक्टर साहब दोनों इकट्ठे रखिए, तभी अगर आप देखें शायद मैं रीड कर पाऊंगा एक बार। 17,700 की पुट का 44 लाख, 11 लाख पुट यहाँ पे जुड़ी हैं, फिर भी अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग हुआ है 44 लाख का, तो यहाँ पर अभी भी ये रेंज मेंटेन्ड है, ये पुट राइटर खड़ा हुआ है। और बड़ी कॉल राइटिंग आज 17,800 की स्ट्राइक में हुई है, और यहाँ का आउटस्टैंडिंग
वो आई 88 लाख। यानी इस क्रैक के साथ, आज के ब्रेकडाउन के साथ, अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है 17,800 और आपके पास एक नया बेस है 17,700 का। बट बैंक निफ्टी याद रखिएगा, बैंक निफ्टी एज पर द ऑप्शन स्टैट्स अभी भी 20 डेमा के नीचे, 100 डेमा के ऊपर, 41,000 के पुट राइटर के कन्विक्शन लेवल के ऊपर और 41,500 के कॉल राइटर के कन्विक्शन लेवल के नीचे। अभी भी 41,000 की पुट लगभग 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो रेंज में निफ्टी में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन निफ्टी बैंक की रेंज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। हर्षदा, हाँ, एब्सोल्युटली नो बिग चेंजेस मार्केट में। हालांकि आज जाते जाते कुछ स्टॉक्स का सिवियर ब्रेकडाउन हुआ है, वो आपके लिए भी लेकर आएंगे, जहां पर आज एक तरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला आखिरी 1.5 मिनट क्लोजिंग का। और देखिए 17,765 के आसपास इंडेक्स 90 पॉइंट नीचे में। निफ्टी बैंक 280-290 नुकसान पर ट्रेड करता हुआ में। यहाँ पर मिड कैप्स का हाल बुरा, 500 पॉइंट नीचे जाकर टिक रहा है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स का भी आज साथ नहीं था, यहाँ पर भी एक तरफा बिकवाली ही देखने को मिली। आज तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी पिटा है। 3 ट्रेड्स जो सबसे बड़े एक्सीडेंट्स है राधा, एक तो सिटी यूनियन बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर मार्जिन्स पर दबाव और साथ ही साथ स्लिपेजेस यानी कि एसेट क्वालिटी की स्थिति बिगड़ती हुई, तो 15% नीचे वो काउंटर। दूसरा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और वो दबाव डाल रहा है और उसका प्रेशर Q4 में भी आएगा। कमेंट्री में साफ सुनाई दिया, 11.5% नीचे। और इन्फो एज में भी हमने देखा अच्छा खासा दबाव आज के दिन, करीब 10% तक का नुकसान देखने को मिला था। इनफैक्ट 11% टुडे में टूटा था, 9.5% के क्लोज देखने को मिल रहा है। गिरावट में यहाँ पर देखने को मिला है ट्रेड। तो ये 3 स्टॉक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकवाली रही। फिर अदानी ग्रुप की अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस में हमने देखा है एक वीकर साइड पर ही ट्रेड बनता दिखाई दिया, वहां से ड्रैग देखने को मिला है। 7% नीचे अदानी एंटरप्राइजेस, तो पोर्ट 5.5% नीचे जाकर टिका। कोशिश हुई थी रिकवरी आएगी, लेकिन टिक नहीं पाई। आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, वहां पर भी आज सेल साइड की ही पोजीशंस देखने को मिली हैं। ये कमजोर कड़ी रही है जिसने निफ्टी बैंक को नीचे खींचा है। 3% के नुकसान पर यह स्टॉक जाकर टिका है। तेजी में क्या था, टाइटन, LNT जैसे काउंटर्स ये कुछ जमने में काम कर रहे थे और वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट आने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन मिला क्या, फाइनली 95 अंकों की गिरावट। अब देखिएगा हीट मैप की स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है। आज बेहद नेगेटिव जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था उसके बीच सेल साइड की पोजीशंस में आज तो टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भी दबाव डाला, नीचे खींचा है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे स्टॉक्स ने दबाव बनाया। H2 ट्विंस, HDFC और HDFC बैंक दोनों की तरफ से दबाव, और B2 आपका बजाज और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा हिंडाल्को, ब्रिटानिया, रिलायंस जैसे ट्रेड्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला है। बाजार को संभालने का काम टाइटन और LNT ने करने की कोशिश जरूर की। आज बजाज ऑटो और आयशर में हमने देखा थोड़ी सी खरीदारी आई। सन फार्मा में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड हाफ में HDFC में हमने देखा थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, लेकिन HDFC बैंक भी बाय विस्कर बढ़त दिखा रहा था। तो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ सिचुएशन बेहतर हुई, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, ज्यादातर समय स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में थे। आज का क्लोज नेगेटिव है। हफ्ते की खराब शुरुआत 93 अंकों के नुकसान के साथ हम कर रहे हैं निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक देखिए 300 पॉइंट के नुकसान पर जाकर टिक रहा है। क्लियरली एक दिन जहां पर हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड कई सारी सेल साइड की पोजीशंस एक्टिवेट होती दिखाई दे रही है। 2100 गिरने वाले शेयरों के सामने सिर्फ 825 है बढ़ने वाले काउंटर्स। तो क्लियरली मूड माहौल बेहद खराब आज के दिन। वीरू, ये है बस पहला दिन हफ्ते का। जी हाँ, पहला दिन, और अगर आप देखें इतना मुश्किल है। और अब एक काम करते हैं कि चलिए अब एक बार क्लोजिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टली किस ट्रैजेक्टरी में है। 17,763 अगर आप एवरेजेस के लिहाज से देखें तो आज हमने 20 को छुआ लेकिन उसको सरेंडर किया, 100 को छुआ उसको सरेंडर किया, 10 डे को सरेंडर किया। यानी अब हम टेक्निकली 100 और 50 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही 17,800 का सबसे बड़ा कॉल रेट हमारे सामने खड़ा है। चलिए, मंगलवार का कल दिन फिर होगी आपसे मुलाकात हर्षदा, मेरी, नीरज जी और आशीष की सुबह मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।